हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए क्रैश कोर्स वाले वीडियो में। और जैसा कि हमने लाइफ साइंस में अपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, एक चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने लाइफ साइंस में आप लोगों को कुछ 2 मार्क्स के सजेशंस भी दिए हैं। यानी कि जो 2 एंड 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड किया है लास्ट वीडियो में। उसका पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बता दिया था, जो भी स्टेप्स है आप उस वीडियो को देख करके वो सजेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। बट आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये हमारा पर्टिकुलर है चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारा पहला जो टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, उसका ओवरव्यू हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 5 है वो कितने पार्ट्स में ब्रेक है, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली टॉपिक पे यहाँ पर जंप कर जाएंगे। और इस दौरान आप कॉपी कलम निकालिए, रेडी हो जाइए चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेने के लिए। ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाइएगा प्रॉपरली। जहां पे आपको बोला जाए कि इन चीज को नोट करना है, एकदम उसको खास तौर से नोट कीजिएगा। अब बीच बीच में मैं आपको टॉपिक्स बताता जाऊंगा कहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इसमें मेनली ज्यादा कोई एमसीक्यूज वगैरह हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर उससे ज्यादा लंबा होता है। मेन जो होता है टॉपिक आपका ये कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर अप हो जाएंगे। आप बस चीजों को नोट करते चलिएगा और उसके अकॉर्डिंग चीजों को याद करते रहिएगा। तो एग्जाम में आप देखिएगा कि जो मैंने बताया है वहां से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि चैप्टर नंबर जो 5 है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपको दिख ही रहा है नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में ओवरऑल सिर्फ एक ही टॉपिक है यहाँ पर, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। बस उसके बारे में ही पढ़ना है, खत्म हो जाएगा। सेकेंड वाला जो हमारे पास है, इस सेकेंड में आई थिंक जहां तक मुझे याद है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ पोल्यूशन के बारे में। तो कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो हमें डिस्कस करना है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन। ये चार ही है मेनली, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे नेचर में एंड ह्यूमंस को, एंड इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। इस सभी के बारे में हमें जानना है। और इसमें से कोई ना कोई एक पोल्यूशन जो है इस साल एग्जाम में आएगा। ज्यादा चांसेस किसके, आपको आगे बता दिया जाएगा। ये दूसरा हुआ। अगर हम तीसरी पॉइंट्स की बात करेंगे, तो तीसरा हमारे पास आता है पॉपुलेशन के बारे में। यहाँ पे चर्चा की गई है कि भाई किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ से किस तरीके से नेचर को हार्म पहुंच रहा है, एंड कुछ बीमारियों के बारे में यहाँ पे जिक्र है जो पॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये, उसको मैंने पॉपुलेशन के साथ अटैच कर लिया है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज जैसे कि कैंसर, एस्थमा एंड आई थिंक और ट्रैकिया के बारे में कुछ पढ़ना है हमें। ये 2-3 डिसीज है जिसके बारे में सिम्टम्स हमें जाननी होंगी और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्या उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो हमें बस जानकारी स्टोर करनी है अपने अंदर। वही आपको एग्जाम में जाके लिख देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पर वो होता है यूनिट नंबर 4, जो कि है चैप्टर, जो कि आता है पार्ट 4 पे। यानी कि 4 नंबर पे क्या है आपका, देखो इसमें हमें मेनली ये देखना होगा कि अभी तक हम इससे पहले जितना चीजें पढ़ लेंगे उसमें हमें ये समझ आएगा कि नेचर में कितने तरह की प्रॉब्लम्स अवेलेबल है। अब उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो भी मेजर्स हम ले सकते हैं वो सब चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 मेनली हमारा डील कर रहा होता है इस चीज से कि जो एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो नेचर से खत्म होने वाले हैं, ये ऑलरेडी जो खत्म हो, जो कुछ तो ऐसे जो खत्म हो चुके हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पर है। तो उन्हें हमें रिजर्व करना होगा। किस तरीके से हम उन्हें रिजर्व कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या मेथड से रिजर्व करने के, और किस तरीके से उनकी नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके, उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर 4 में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा एक ओवरव्यू है जिसको हम आज के दिन पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने इतनी चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब ज्यादा समय हम और वेस्ट नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये चीज हम इरेज कर देते हैं। एंड साथ में अब हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो कॉपी कलम उम्मीद आप लोगों को निकल गया होगा। चलो, तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 ऑफ लाइफ साइंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल ओवरव्यू। देखो, अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, आपको अगर याद हो, आप लोगों ने फिजिकल साइंस का अगर हमारा लेक्चर देखा है तो वहां पे भी मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्योंकि वहां पे भी एक टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल क्या है,
सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि भाई हमारे नेचर में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, लगभग कितना है, 78% के आसपास ये पाया जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स बॉडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नेचर में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जब हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो उसे हमें कुछ ऐसा फॉर्म में तब्दील करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, बदल देना है जिससे हम डायरेक्टली यूज कर सकें। जैसे हमारे बॉडी में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हम ले सकते हैं, अमीनो एसिड्स अगर हमारे पास अवेलेबल है वो हम ले सकते हैं। अगर हम प्रोटीन ले जिसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है तो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। बट डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस हवा से ऐसे उठाए और खा लिया ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता कि हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस उठा खा लिया, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें उसको उस चीज में, उस कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा जो हम कंज्यूम कर सके। सेम वही चीज प्लांट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को ऐसे नहीं बोल सकते आ बाबू आओ, आ जाओ मेरे अंदर आ जाओ, ऐसा होता नहीं। जैसे वो लोग ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसा नाइट्रोजन गैस के साथ मामला नहीं है। तो यहाँ पर उनके लिए भी जरूरी है कि इसको उस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सके जिसके थ्रू ये मिट्टी में शामिल हो, सॉइल्स में मिल जाए और सॉइल के थ्रू जो हमारा प्लांट है वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले एंड देन जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो न्यूट्रिशन उसे मिल जाएगा। ये चीज है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये पूरा एक प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि इस नाइट्रोजन कंपाउंड को हम, सॉरी नाइट्रोजन जो गैस, इस नाइट्रोजन गैस को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल मान लो अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, या फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया। किसी भी तरीके से कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। मेनली अमोनिया यहाँ पे नाम बहुत आता है, तो अमोनिया के बारे में मेन चर्चा होगी हमारी। मान लो हमने अमोनिया में कन्वर्ट किया, अब ये अमोनिया जाके मिल जाएगा मिट्टी में। ये हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन पकड़ा, उसको एक कंपाउंड अमोनिया में कन्वर्ट किया, वो मिट्टी में मिल गया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। अब मिट्टी में जैसे ही मिला तो जो पेड़ पौधे वो मिट्टी से लेंगे, अपने अंदर जो भी उसका यूज होगा करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल को निकाल देंगे। अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकल गया अभी भी वो कंपाउंड की शक्ल में ही है। मान लो पेड़ पौधों ने अपना हिस्सा का लेकर के जो बचा मान लो नाइट्राइट निकाल दिया, अब इसको वापस से नेचर में भेजना है क्योंकि नेचर में भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो वापस से इसको फिर नेचर में भेज देंगे, उसको कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये वो पूरा नाइट्रोजन साइकिल, पहले नाइट्रोजन लिया एटमोस्फेयर से, बनाया अपना खाना वाना जो बनना था बन गया, पेड़ पौधे ने ले लिया, हमने ले लिया, उसके बाद जो बचा उसको वापस से भेज दिया, खत्म मामला। तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ जिसको नाइट्रोजन साइकिल हम कह देते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब हम यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ सकते हैं वन बाय वन क्योंकि डिफिनेशन में यही चीजें लिखी हुई है। बट मेन मोटिव ये है कि समझ आना चाहिए। देखो नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोकेमिकल, बायोजियोकेमिकल है, ठीक है। Biogeochemical cycle that describes the movement of nitrogen in various forms between the atmosphere, biosphere and geosphere. एटमोस्फेयर बायोस्फेयर से लेकर के पूरा जियोस्फेयर, पूरा माहौल में घूम रहा है, इन्वायरमेंट में वो एटमोस्फेयर से मिट्टी में आ रहा है, मिट्टी से वापस इधर जा रहा है, बॉडीज में घूम रहा है। तो इसी साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इंपॉर्टेंट क्या है इसका, देखो इसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग इनर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे माहौल में जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट है, वो किसी से रिएक्शन करता नहीं, तो उसको हम एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर सके, थर्ड सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। क्लियर है? मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इमेज देखो तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हम लिख रखा है कि द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल विच आर नॉट altogether sequentially fall into the following classification। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो होते हैं हमारे नेचर में। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर आप यहाँ इमेज में देखोगे नंबर वाइज काउंट करना, ये देखो ये एक नंबर है जो कि नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट किस में हुआ है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट नाइट्राइट मतलब NO2 और NO3। तो NO2 हमारा नाइट्रेट हो गया, NO3 हमारा नाइट्राइट हो गया। पहले ये इसमें कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन। उसके बाद सेकेंड स्टेप देखो, यहाँ से सी स्टेप जो हमारा ऊपर जा रहा है, यहाँ पर होता है एसिमाइलेशन। सेकेंड स्टेप में एसिमाइलेशन तब है जब डायरेक्टली जो हमारा प्लांट है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट को लेकर के अपना यूज कर लेता है। उसके बाद प्लांट से एनिमल में कन्वर्ट होता है क्योंकि हम प्लांट्स को यूज कर सकते हैं अपने वेजिटेबल्स में, अगर हमारे पास है तो हम वेजिटेबल को खाएंगे तो वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। सेम वही जो एनिमल से दूसरे वो भी वही चीज यूज करते हैं। इसके बाद देखो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अमोनिफिकेशन कर रहे हैं। यानी कि अब दोनों मिलकर के उन्होंने बना दिया अमोनिया को। तो यहाँ पे बना है अमोनिया। क्या बना है, अमोनिया। अब यहाँ से स्टेप्स हम आगे और बढ़ाएंगे। देखो 4 नंबर स्टेप कहाँ होगा, डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास 5 है। देखो अमोनिया हमारा बना,
तो ये वापस से यहाँ देखो 4 नंबर यहाँ पे देखो नाइट्रिफिकेशन, तो अमोनिया से वापस 4th नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रेट नाइट्राइट बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट होता है हमारा 5 नंबर स्टेप यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन। तो वापस ये देखो ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है, ये घूम करके कहाँ जा रही है आपके पास, यहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे। तो ये ओवरऑल पूरा साइकिल है हमारा, क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन एस्टिमुलेशन होता है, एस्टिमुलेशन जिसमें नाइट्रोजन अपटेक थ्रू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्मल ग्रोथ, उसके बाद अमोनिफिकेशन होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे मिनरलाइजेशन होता है उसका थ्रू डीके, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन। इन चारों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या क्या स्टेप्स और भी आगे होता है। एक ओवरव्यू था आपका नाइट्रोजन साइकिल का, जिसको आप अगर एग्जाम में बनाओगे तो वैसे भी आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे डिफिनेशन लिखने के साथ साथ, क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और छोटा सा, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोकैरियोट्स इन द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी शोन बाय सिंबल। सिंपल डायग्राम हमारे पास है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोकैरियोट्स के बारे में। जो भी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको अमोनिया के, उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है। अब या तो वो सिम्बायोटिक हो सकते हैं, या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, या फिर एक और होता है हमारे पास प्रोकैरियोट यूकैरियोट, तो ये सिम्बायोटिक है। इसके अलावा एक और है, नाम याद नहीं है, ठीक है देखते हैं। तो ये लोग कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं। तो देखो कौन कौन कहाँ पर है। सबसे पहला देखो, अगर आप देखोगे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स है वो नाइट्रोजन को उन्होंने अमोनिया में कन्वर्ट किया। अब ये अमोनिया देखो प्लांट्स में गया, ठीक है। अब प्लांट से वापस देखो यहाँ पर नाइट्रीफाइंग प्रोकैरियोट्स के पास गया, उन्होंने अमोनिया को वापस से हमारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। फिर अब ये नाइट्रेट नाइट्राइट का फिर डीनाइट्रीफाइंग प्रोकैरियोट्स के पास गया, उन्होंने वापस से इसको N2 में कन्वर्ट कर दिया, और ये वापस से फिर हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये उसी जो इमेज हमने पहले देखा है उसी का एक थोड़ा सा इजी वे है समझने का, आपके लिए समझ आता है। आगे चलिए, अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक में ब्लैक तो अच्छा लगेगा नहीं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल पहला स्टेज की हम बात कर रहे हैं। पहले स्टेज में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसमें होगा कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और रिलेटेड कंपाउंड्स। तो मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को हम लोग अमोनिया में ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं, समझ में आ गया। आगे देखो, दूसरा हमारे पास है नाइट्रोजन एस्टिमुलेशन। इसमें होता है अपटेक ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें जो हमारा प्लांट से वो डायरेक्ट लेता है, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो चुका था नाइट्रेट नाइट्राइट्स में, वहां से डायरेक्टली वो लेता है एंड देन उसको कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अमोनिफिकेशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग अमोनिया इनटू सॉइल। अब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज मान लो जैसे किसी पेड़ पौधे में ही अमोनिया था, वो डेड हुआ, वो डिकम्पोज हुआ, वापस से मिट्टी में पूरी तरीके से मिल गया, या कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी वापस पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया, डिकम्पोज हो गया, तो उस बॉडी में चूंकि अमोनिया था, अब वो वापस से मिट्टी में चला गया अमोनिया, इस तरीके से मिट्टी में वापस नाइट्रोजन गया। तो इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर, या जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है और अमोनिया रिलीज कर देता है सोइल में वापस, उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है नाइट्रिफिकेशन। तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, अब वापस से अमोनिया को हम लोग NO2 और NO3 में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो नाइट्राइट हो गया NO2 और नाइट्रेट हो गया NO3। इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन, लास्ट वही हो गया। अब ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, इसको वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देने को कहते हैं हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन, समझ में आया। तो पहले क्या हुआ, जो N2 गैस था वो हमारा NO2 या फिर NO3 में कन्वर्ट हुआ। अब इस NO2 और NO3 को प्लांट्स ने लिया, तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस हुआ इसको हमने, ये पहला हमारा क्या हुआ, ये हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरे में क्या होगा, अब होगा नाइट्रोजन एस्टिमुलेशन। यहाँ पर अब इनको प्लांट्स लेकर के कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। मान लो अमोनिया उन्होंने बना लिया, प्लांट्स ने लिया अमोनिया बना लिया, ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथे में क्या होने वाला है आपका, चौथे में बहुत सिंपल सी चीज होगी, नहीं तीसरा स्टेप में हमारा क्या होगा, ये जो अमोनिया था एक्स्ट्रा वो प्लांट्स डिकम्पोज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वापस से ये जो अमोनिया है ये डिकम्पोज हो जाएगा सॉइल्स में, ये हो गया हमारे पास डिकम्पोज। तो तीसरे स्टेप में ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, डिकम्पोजिशन के थ्रू। इसके बाद लास्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। जो अमोनिया मिट्टी में शामिल हो गया वो वापस से NO2 और NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एट द एंड इसको डीनाइट्रिफिकेशन करके हम वापस इसको N2 में ही कन्वर्ट कर देंगे जैसे वो, जहां से वो आया था।
तो ये आप इस तरीके से खुद भी बना सकते हो नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर हो जाता है? चलिए, कोई भी हार्ड चीज है ही नहीं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल साइंस में यार, बारी बारी वही चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, और क्या। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफिनेशन है, देख लेना वो आपके लिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और रिलेटेड कंपाउंड्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे लिखे पूछा जाए तो ये आप लिख के आ जाओगे, सिंपल लिख देना, ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन को अमोनिया या फिर किसी और नाइट्रोजन के कंपाउंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूज कर सके। सिंपल। आगे देखो, अब टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत तरीके के हैं हमारे पास। पहला है नेचुरल, जिसको या फिर उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कहते हैं। तो नेचुरली कैसे होता है फिक्सेशन, देखो नेचुरली होता है अकर्स थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज लाइटनिंग विच प्रोवाइड्स द एनर्जी रिलेटेड नीडेड टू कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स। तो पहला प्रोसेस तो हमें पता ही है, जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा ये देखो, N2 जो गैस है हमारे पास, वो ऑक्सीजन गैस जो मौजूद है एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्शन करता है, बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग या इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होता है। यानी कि ये तभी पॉसिबल होता है जब बेसिकली बिजली चमकती है। तो यहाँ से देखो NO बन गया, चला नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, NO तो नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ अभी फिलहाल वो। इसके बाद फिर से रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, उसके बाद और रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, ये वो हमारा एक मेथड जिसको हम कहते हैं प्यार से नेचुरल। इसके बाद दूसरा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, तो इसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा। तो ये होता है कैरिड आउट बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड आर्किया ऑफन इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ल्यूगस, एग्जांपल याद रखिएगा, मेन वो है आपके लिए। ये ऑर्गेनिज्म जैसे इसमें मेनली राइजोबियम इन्वॉल्व होता है, ये फॉर्म्स करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है लिगम्स के साथ। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट जो रोल है, इंपॉर्टेंट जो फिगर है वो है राइजोबियम का, वो एग्जांपल याद रखना है। इसके अलावा देखो और भी है, जैसे कि फ्रैंकिया है एसोसिएटेड विद लॉन नॉन लिगोमिनस प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया भी हमारे पास है, जो कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, जो कि दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन, वो भी हमारे पास नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इसमें हम लोग खुद इंडस्ट्री में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इट मीन्स इन्वॉल्व ह्यूमन मेड प्रोसेस सच एज द हैवर्स बोस प्रोसेस। तो आपको हैवर्स प्रोसेस पता होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पीस नाइट्रोजन गैस लेते हैं, 3 पीस हाइड्रोजन गैस लेते हैं और उनको मिला करके हम क्या बना रहे होते हैं, अमोनिया गैस। तो यही तो हैवर्स प्रोसेस है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में। ठीक है, दोबारा से फिर अभी कुछ कुछ डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, चले आगे। ठीक है, अब एक लिस्ट दिखाता हूँ आपको छोटा सा। इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द टेबल बिलो। तो नाइट्रोजन फिक्सर्स में कौन कौन है, तो नाइट्रोजन फिक्सर्स को हम लोग देखो डाइएस्टोफर्स कहते हैं। इसमें देखो फ्री फ्री लिविंग्स जो है, तो ये एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं, जो दो तरीके के, एक तो साइनोबैक्टीरिया है, दूसरा हमारे पास बैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया मेनली एग्जांपल आपके पास क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि नॉस्टॉक और अमीबा। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी आप याद रखते हो तभी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा राइजोबियम मैंने बताया वो मेनली कहाँ पर है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन पे। ओके, अब यहाँ पर हम इसको वापस देखते हैं, तो बैक्टीरिया आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ता है, एक तो एरोबिक और एक एनारोबिक। तो एरोबिक वो हो गया जहां पर ऑक्सीजन का यूज होगा, अगर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। एंड एनारोबिक वो हो गया जहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं हो गया, तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में दो ही है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मेन हमें एग्जाम्पल याद रखना है कि ये एग्जाम्पल हमारे पास है जो फोटोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया है, और ये हमारे पास है नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये वो बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन का यूज के ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। इसके बाद एक हमारा दूसरा सिम्बायोटिक है। तो सिम्बायोटिक में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है एंड देन नॉर्मल बैक्टीरिया की टाइप है। ठीक है, ये दोनों आप नहीं भी करोगे, इसको छोड़ दो, ये सिलेबस पे है नहीं। इसके बाद फंगी एंड अलगी हमारे पास है। तो एक एक एग्जाम्पल आप सब में से याद कर लेना जो आपको बेहतर लगे, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल। क्लियर हो जाता है? आगे चलते हैं, स्टेप्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी आप लोग पढ़ लेना कि डिटेल में मैंने स्टेप सबको बारी बारी निकाला है। ठीक है, तो पहला तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, द प्रोसेस बिगेन विद द अबंडेंट नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। अबंडेंट बहुत सारे नाइट्रोजन गैस को लिया जाता है, फिर उसको हम लोग अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नेचुरल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, आई थिंक वही टॉपिक मैंने वापस से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। फिर फॉर्मेशन होता है अमोनियम का, NH4 आयन बनता है वहां पर। ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स, एसिमिलेशन होता है अमोनिया एंड नाइट्राइट्स टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो वो टॉपिक फिर दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, इसको हम लोग आगे चलते हैं।
ये पूरा नोट्स में शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन पे, आप जाके देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगा काफी ज्यादा। अब हम यहाँ देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, नेचर में। तो पहला तो ये क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन इकोसिस्टम्स। दूसरा सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड द प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स। तीसरा सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, रिसाइकलिंग नाइट्रोजन। मिनट इसको हटाते हैं। हाँ, तो पहला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन इकोसिस्टम। अगर नाइट्रोजन साइकिल नहीं होगा तो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर है वहीं अटक के रह जाएगा, वापस हमारे पास नहीं आएगा, सोइल पे हम यूज नहीं कर पाएंगे, और फिर यहाँ से वहां भी नहीं जा पाएगा। तो ये पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेबल करने के लिए भी ये यूज हो रहा है, इकोसिस्टम को भी स्टेबल रख रहा है। एंड सपोर्ट प्लांट ग्रोथ को तो ये सपोर्ट कर ही रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो मेनली प्लांट का ग्रोथ होगा कैसे, क्योंकि मेन प्रोटीन अमीनो एसिड का जो सोर्स है वो नाइट्रोजन ही है। इसके अलावा सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ बाय रिसाइकलिंग। तो नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग से मुराद वही है कि बार बार वो साइकिल चलता रहता है, तो हमारे हमारे भी लाइफ बची हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं नेचुरल और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ओवरव्यू। ये टॉपिक मैंने फिर से यहाँ पर, देखो टॉपिक वही जो मैंने बता दिया, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिटेल में, जैसे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हमारा नेचुरली, तो उसमें लाइटनिंग स्ट्राइक है। तो होता है कि हाई, अगर आपको लिखने बोल दिया जाए तो इस तरीके से आप लिख पाओगे आराम से। तो हाई एनर्जी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जो N2 को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। जैसा कि हमने देखा कि जो N2 हमारा है वो ऑक्सीजन O2 के साथ मिल करके यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, बट कंडीशन है कि हाई लाइटनिंग स्ट्राइक होना चाहिए। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड पहले बन चुका था, सेकेंड स्टेप में फिर से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर हो जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में देखो एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द एटमोस्फेयर। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे नेचर में बन गया, ये वाटर से रिएक्ट करेगा H2O और नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रस एसिड बनाएगा। तो मेनली नाइट्रिक एसिड हमें देखने को मिलता है HNO3 या फिर HNO2 वो बनाएगा। ये तीसरा हो गया स्टेप। ओके, लास्ट में ये देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सॉइल डिपोजिशन की बात हो रही है। तो दीज एसिड जो एसिड्स हैं HNO3 एंड HNO2 fall to the ground with rain reacting with alkaline substances in the soil to form water soluble nitrates and nitrites। ये जो हमारे पास जो उसने इन्वायरमेंट में कि वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने या तो नाइट्रस एसिड बनाया या फिर नाइट्रिक एसिड बनाया, तो ये वापस से रेन के साथ मिलेंगे, बारिश के पानी के साथ मिल करके नीचे बरसेंगे, सोयल में शामिल हो जाएंगे। शामिल होने के बाद ये भैया वापस हाइड्रोजन गया NO2 बना और ये भी गया तो NO3 बना। तो इस तरीके से ये वापस सोयल में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ डिकम्पोजिशन का। क्लियर हो गया। आगे देखो बैक्टीरिया के थ्रू, तो पहला तो सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम एंड फ्रैंकिया एंड सियानोबैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना, इसमें कोई भी रिएक्शन है नहीं, आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है सियानोबैक्टीरियम में राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। दो नाम याद रख लो मेरे तरफ से, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। ये एमसीक्यू में भी काफी रिपीट होता है। एमसीक्यू में बोला जाएगा कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको देखना होगा वहां पर या तो राइजोबियम का नाम होगा या फ्रैंकिया का नाम होगा। इसके अलावा आपको ये और नाम याद कर लेना जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया वहां से देख करके। ठीक है, आगे देखो उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया जाता है, तो ये आप पढ़ लेना। इसमें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने आपकी क्या बोलते हैं उसको सुविधा के लिए लिंक दिया अलग अलग, ताकि आप उसको देखोगे अच्छे से, आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। बट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन उतना डिटेल में इस बार नहीं आएगा एग्जाम में, शॉर्ट में आएगा। जो हमने डिफिनेशन आपको दिया है वो आप देख सकते हैं। और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये आपको पता ऑलरेडी। इसमें अगर आपको इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछा जाए तो पूरे तरीके से हैबर्स प्रोसेस जो है वो लिख देना है आपको, बात खत्म। आगे देख लो कैटलिस्ट का यूज होता है, ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही होता है। तो हमने आपको वहाँ बता रखा है कि क्या क्या कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलो। हाँ, यहाँ पर अब ये एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इसका इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या इम्पैक्ट है वो देखना है। एक तो हमने पूरा नाइट्रोजन साइकिल का क्या सिग्निफिकेंस था वो ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है। पहले देखो
नाइट्रोजन यहाँ पर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन contributes significantly to the nitrogen available for crops but can lead to environmental issues like runoff and eutrophication if not managed properly। क्योंकि हम इंडस्ट्री में इसे कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम चूंकि मैन मेड दिमाग इंसान का इन्वॉल्व है तो इससे कहीं ना कहीं नेचर को नुकसान पहुंचता ही है। तो कुल मिला के बात इतनी है, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए इस चीज को तो यहाँ पर रन ऑफ देखने को मिल सकते हैं हमें, सरफेस रन ऑफ, यानी कि मिट्टी की जरखेजी भी खत्म हो सकती है इससे। तो जहां हमारा पर्पस था कि मिट्टी जो है, मिट्टी में नाइट्रोजन जाए, मिट्टी की फर्टिलिटी और ग्रो अप हो, तो उल्टा भी हो सकता है अगर मैनेज प्रॉपर नहीं किया जा सका तो ये अच्छे से ध्यान रखना। ये आपसे कहीं ना कहीं ट्रिक करके ये सवाल पूछा जा सकता है। लास्ट चैप्टर से काफी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल हम देख चुके हैं। पहला तो इसेंशियल न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, दूसरा प्रोवाइड्स नाइट्रोजन इन फॉर्म्स अमोनियम नाइट्रेट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, हम लोग इसी फॉर्म में बॉडी में कंज्यूम करते हैं जिससे हमारा प्रोटीन बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है और अदर वाइटल बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे अब और भी हमारे पास क्या है, प्लांट ग्रोथ में किस तरीके से सपोर्ट करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में क्या, इनेबल्स प्लांट्स टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन which is crucial for their growth and development, thereby supporting the entire food web। पूरी तरीके से फूड वेब को वो कंट्रोल कर रहा है। ओवरऑल नाइट्रोजन क्रूशियल है, नाइट्रोजन के बिना जो बॉडी का ग्रोथ है ना हमारा होगा ना प्लांट्स का होगा। तो जब तक बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा तब तक फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर जब बॉडी ग्रोथ हुआ प्लांट का देन वो आगे फिर फूड भी दे सकता है, फ्रूट यहाँ पर वो खुद अपने ग्रो अप कर सकता है। ये चीज है, ठीक है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी आप पढ़ लेना, हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये बस आपके एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉपिक्स, यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं, सेपरेटली सारे पॉइंट्स को अलग अलग किए। जैसे कि माइक्रोबायल एक्टिविटी, तो प्रोमोट्स द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्ले अ की रोल इन न्यूट्रिशन साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम हेल्थ। क्लियर। चलिए अब इसके बाद एक फाइनल में आपको एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा सारी चीजों को एक जगह पे समरी करने की कोशिश की गई है। यहाँ देखो नाइट्रोजन जो हमारा एटमॉस्फेरिक, तो एक हमारा देखो अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अमोनिया प्लांट्स, एंड नॉन बायोलॉजिकल में क्या होता है, नाइट्रेट्स। पहले तो नाइट्रेट सॉइल में शामिल होता है, उसके बाद जो सॉइल है वहां से उसको प्लांट्स लेता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद देखो ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा एंड देन प्लांट प्रोटीन हुआ। आगे ये फिर फूड, प्लांट्स एक्सेट्रा देट सब हो जाता है। देन लास्ट में नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉइल में आया, वापस से जब इस सॉइल में आ चुका है, अब यहाँ पर इसको हमने अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का यूज करके वापस मिट्टी में अमोनिया हमारा चला गया, डिकम्पोज हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएंगे जिसको वापस नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। तो डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर वापस से नाइट्रोजन हमारा शामिल हो गया इन्वायरमेंट में। इसमें नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको हमने, जिसमें किसी भी बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये नाइट्रेट्स बनता है मिट्टी में शामिल, तो जिसको हमने बताया आपको, या तो वो नेचुरल होगा या फिर एटमॉस्फेरिक होगा, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड पहले बनाएगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद नाइट्रेट और नाइट्राइट बनेगा। ये पूरा साइकिल हुआ। सेम यही चीज यहाँ बायोलॉजिकल में भी है, बस एक ही स्टेप का डिफरेंस है बायोलॉजिकल में कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली किसी कोई भी एक बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, एंड फिर हमारा साइकिल कंटिन्यू चलेगा। तो ये ओवरऑल सारे स्टेप्स को लेकर के एक पर्टिकुलर चार्ट फ्लो है, फ्लो चार्ट आपका बनाया गया है नाइट्रोजन साइकिल के लिए। तो इसको अच्छे से देख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे। चलिए, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन वाला टॉपिक हम देखते हैं। पोल्यूशन में देखो मैंने बता दिया आपको चार तरीके का पोल्यूशन है जिसके बारे में हमें डिटेल चर्चा करनी है। बस वही हम करके यहाँ पे फटाफट निकलेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। क्यों, बता देता हूँ। ऑलरेडी जो मैंने आपको जियोग्राफी में जो वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ वेस्ट के बारे में पढ़ाया था। ये चीज़ें लगभग उससे मिलती ही जुलती है। तो पोल्यूशन एंड वेस्ट आपस में इंटर रिलेटेड तो है। ठीक है? तो पोल्यूशन रिफर्स टू द अनडिजायरेबल चेंज इन द
physiochemical and biological characteristics of the environment adversely affecting living organism and ecosystem। तो बेसिकली जो वेस्ट हम फैला रहे हैं, जो हमारे नेचर में जा रहा है, उसकी वजह से नेचर में अनवांटेड चेंजेस हो रही है, अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, जिसे हम भी नहीं चाहते हैं, नेचर भी नहीं चाहती है कि वो चेंजेस हो। ये प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से कुछ नई नई बैक्टीरियाज उभर रहे हैं, नए नए यहाँ पर हजार्ड्स नेचर में उभर रहे हैं। उसको ही ओवरऑल हम कहते हैं पॉल्यूशन। पूरे नेचर को हमारा खतरा है। वो कितनी प्रकार की है वो हमें देखना है। सोर्सेस क्या है, तो ह्यूमन एक्टिविटी ही मेजर सोर्स है किसी भी पॉल्यूशन का। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड अर्बनाइजेशन इंट्रोड्यूस वेरियस कंटामिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। बहुत यही सब रीजन है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है, पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं। ये एक एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज पॉल्यूटेंट या फिर डिफाइन पॉल्यूटेंट। सवाल लिख लो, व्हाट इज पॉल्यूटेंट और डिफाइन पॉल्यूटेंट्स। तो substances or energies that cause pollution which can be natural और man made। तो भाई वो सब्सटेंसेस यानी कि ऐसी चीजें जो पोल्यूशन को फैला रही हैं, पोल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं, चाहे वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, उसको हम कहेंगे पॉल्यूटेंट्स। सिंपल। कोई भी ऐसा चीज जिससे यहाँ पर हमें पोल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या उस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ओके, इसका एग्जाम्पल आगे मिल जाएगा आपको। अब पोल्यूशन का इफेक्ट तो बहुत है। तो पोल्यूशन कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज। सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज ही हो रहे हैं आज के टाइम में पोल्यूशन की वजह से। एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है वो तो पूरा एक चैप्टर ही अभी आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। एंड इन्वायरमेंटल बायोडिग्रेडेशन का बहुत सिंपल मतलब है, सिंपल समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तो मिट्टी को तो पहला बार नुकसान पहुंच रहा है पोल्यूशन के थ्रू, जिसकी वजह से पर्टिकुलर एरिया में अगर मिट्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, हो गया मान लो, तो वहाँ की फर्टिलिटी गई। वहाँ पे जो अच्छे बैक्टीरिया थे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते थे वापस से और नाइट्रोजन साइकिल को बरकरार रख सकते थे उस पर्टिकुलर एरिया में, वो खत्म हो गया। इस तरीके से पूरे तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया उस एरिया का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटा सा पोल्यूशन, एक छोटा सा वेस्ट जो आपने फैलाया है, उससे एक छोटा नुकसान नहीं होता, बहुत बड़ा नुकसान होता है जो हमें नहीं दिखता है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बहुत, जैसे कि एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है, जो हवा में कैसे होगा, गैस की वजह से होगा। तो जो भी वेस्ट मटेरियल गैस के फॉर्म में हवा में मिल रहे हैं, वही क्या हुआ, उसके थ्रू ही हुआ एयर पोल्यूशन। अब याद कर लो, ये चीज डायरेक्ट रिलेट कहाँ करती है, वेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक जो कि ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा रखा है आपको। सारी सब्जेक्ट्स कुछ चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप इंटर रिलेट करोगे तो आपको आंसर राइटिंग करने में भी इजी होगा। एंड मजेदार बात यह है कि आपको चीजें याद करने में भी इजी होगा। आप कहीं एक जगह करोगे दूसरी जगह भी वो काम हो जाएगा। एयर पोल्यूशन सिंपल है, एडवर्स चेंज इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल इवेंट्स। तो नेचुरल इवेंट्स में ऐसे बहुत कमी है जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा हो। बाकी ज़्यादातर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि एक्स्ट्रा हम गैस रिलीज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेथड में चले जाओ, इंडस्ट्रीज से गैस रिलीज हो रहा है। हमारे जो जो भी व्हीकल्स है, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, 8 12 व्हीलर्स, जितने भी छोटे छोटे से लेके बड़े, जिससे भी धुआं निकल रहा है, सब एयर पोल्यूशन कर ही रहे हैं हमारा। नुकसान तो बहुत है। एंड दूसरा देखो, वाटर पोल्यूशन है हमारे पास। तो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है इंडस्ट्री से या हमारे घरों से, वो सब हम कहाँ फेंक दे रहे हैं, नदी नाले में। वो सब जाकर के समंदर के पानी में, दरिया के पानी मिल जाता है। इससे पूरा ओवरऑल रिवर जो हमारा है वो बर्बाद हो जा रहा है, पूरा पोल्यूशन हो गया वाटर पे। और इसका असर एक्वेटिक लाइफ पे भी पड़ रहा है। मान लो गंगा नदी का अगर एग्जाम्पल हम ले रहे, तो वहाँ पे जो भी मछलियाँ हो या फिर इसके अलावा और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो उस पानी के अंदर रह रही हैं, जीवित है, उनका भी जीना हराम हो गया। हमने उनको भी मार डाला क्योंकि पूरा पानी ही गंदा कर दिया। आप खुद भी सोच के देख लो, आप किसी ऐसी जगह पे रह सकते हो जहाँ पे ना प्रॉपर आपको हवा मिले, ना प्रॉपर रोशनी मिले, और ना ही प्रॉपर एक साफ सुथरा जगह हो जहाँ पर आप बैठे या लेट सको। पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि पानी के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, वो रह पाएंगे, क्योंकि हमने पॉल्यूशन से कवर कर दिया पूरा ऊपर लेयर को। तो वहाँ ना प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा है पानी के अंदर, ना प्रॉपर रोशनी जा रही है, और ना ही कोई साफ सुथरी जगह है, तो वो तो मरेंगे ही। और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है क्योंकि अपना काम बनता है, बाकी आगे तो पता है आपको। लैंड सॉइल पोल्यूशन। तो लैंड सॉइल हमें पता ही है, लैंड बोलो या सॉइल बोलो, बात है कि तो लैंड सॉइल पोल्यूशन क्या, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्वालिटी
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ hazardous substances affecting agriculture and ecosystem। हमने पूरे एकदम मस्त सॉलिड वेस्ट को फैला दिया जमीन के ऊपर। मैं हमेशा पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। क्या हुआ, उस मिट्टी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन अब नहीं मिल रही है क्योंकि हमने उसको पूरे तरीके से कवर कर दिया एकदम, या फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से उस जगह की जो जमीन है उसको खुरेद करके खोद करके बाहर निकाल दिया, पूरा ही मिट्टी काट दिया, पॉल्यूशन हो गया, खत्म। बस यही चीज है। और क्या, नॉइज पोल्यूशन, ये तो अभी आजकल बहुत फैल रहा है जिसको लोग ऐसा पोल्यूशन मानते ही नहीं है, लेकिन ये बहुत डेडली पोल्यूशन है। देखो लिखा क्या है मैंने, बहुत सिंपल चीज है कि अनवांटेड और हार्मफुल लेवल्स ऑफ नॉइज इन द इन्वायरमेंट ऑफन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोर्सेज। जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लो, आपके आसपास कहीं पे कोई कुछ भी हो रहा है, कोई भी ओकेशन है, जो चल रहा है ठीक, चलते रहो, ठीक है, कुछ भी हो, वहां पे हेवी साउंड में डीजे बज रहा है, जो कि एक लिमिट, जो लेवल होता है ऑडिबल का डीबी का उससे बहुत ऊपर है, या कहीं पे भी लाउड स्पीकर में आवाज निकल रही है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम है, कुछ ऐसा आवाज होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलती है और कुछ टाइम के लिए ही है, ठीक है, उससे उतना ज्यादा नुकसान है नहीं। लेकिन अब मान लो कहीं डीजे बज रहा है, बहुत रेगुलर लगातार चला ही जा रहा है, उससे एक नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। अब देखो एरोप्लेन जब होता है, जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त आवाज बहुत क्रिएट होता है, एट अ टाइम कितने सारे एरोप्लेन जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा। अब इससे होता है क्या, मैं सिंपल समझाता हूँ, इससे तो फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स आपके सर को बहुत अच्छी से पसंद है, पता नहीं, बस पसंद है। 1 मिनट अजान हुई, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नॉइस पोल्यूशन जो है डेडली है काफी, बट हम उससे उतना सीरियस लेते नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ऑब्जर्व ही नहीं करते कि नॉइज नाम का भी कोई पोल्यूशन होता है। एक तो मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा था आपको, मान लो डीजे बज रहा है कंटिन्यूअस एक हाई लेवल साउंड पे, जिससे प्रॉब्लम्स होती है, हमारे कानों को भी प्रॉब्लम है, एंड उससे हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है कई बार। एक तो प्रॉब्लम्स तो है क्योंकि एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड भी निकल रहा होता है वहां पर, जिससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक सिंपल एग्जांपल और समझ लो, जैसे ट्रैफिक पे एक लाइन से 100 से भी ज्यादा गाड़ियां खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, कोई भी गाड़ी हॉर्न नहीं बजा रहा, बट फिर भी वहां पर एक साउंड जनरेट हो रहा है। क्या साउंड जनरेट है, अगर आप गाड़ी आपने चलाया या बैठा भी है तो आपको एक चीज पता होगा, हमारी जो व्हीकल्स वो वाइब्रेट करती है, ठीक है, वाइब्रेशन मोड पे रहती है हमेशा। आप गाड़ी रोक के खड़े हो, गाड़ी आपकी इंजन स्टार्ट है, बाइक का या कार का, किसी भी कोई भी व्हीकल, उसका इंजन स्टार्ट है, आप बैठे हुए हो, आप अभी तक वो चल रही है, फिर सिग्नल पर आप खड़े हो, ठीक है, बैठे हो, गाड़ी खड़ी है, बस वो वाइब्रेट करे, तो उस वाइब्रेशन का एक साउंड निकलता है, अगर आप गौर करोगे तो वो बहुत मिनिमम साउंड होता है एक व्हीकल का, अगर एक व्हीकल है तो। बट लाइन से अगर एक उस तरीके की 100 व्हीकल्स लगी हो, तो वो बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में वो साउंड क्रिएट होगा, और उससे ऐसा साउंड भी है कि वो बियरेबल नहीं है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये चीज होता है ट्रैफिक सिग्नल पे, और उस पे अगर हॉर्न की आवाज ऐड हो जाए तो फिर वो सोने पे सुहागा है। फिर एक ही चीज होता है, खैर आगे बोलूंगा नहीं वरना बहुत लोग सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, खैर छोड़ो। ये है नॉइज पोल्यूशन, लिखा है वही चीज, अनवांटेड अन और हार्मफुल लेवल ऑफ नॉइज, जो हमें जरूरत नहीं उससे ज्यादा हम ऊंचे तेज आवाज में बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बस कोई फर्क पड़ता नहीं, उसका कुछ होने जाना है नहीं। और इसके अंदर तो क्या इफेक्ट होता है सबसे बड़ा, अभी देखो इफेक्ट तो सब डिस्कशन करेंगे हम, टाइप्स देख लेते हैं, बट उससे जो नॉइज पोल्यूशन है उससे सबसे ज्यादा नहीं, मतलब एक तो इफेक्ट हो रहा है जो बर्ड्स के ऊपर है, उनका हिल जा रहा है दिमाग इतना आवाज सुन करके, वो ऊपर से ही बोल रहे हैं, अब नहीं, ऊपर से ही ऊपर चले जा रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे नीचे, क्योंकि उनका विश्वास उठ चुका है हम जैसे प्राणियों से। ओके, तीसरी बात अगली है हमारे पास थर्मल पोल्यूशन। थर्मल नाम से ही समझ आ रहा है आपको क्या होगा, हीट की बात हो रही। तो अल्टरेशन ऑफ वाटर टेम्परेचर इन नेचुरल वाटर बॉडीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिलहाल उसको हम लोग हल्के हल्के पढ़ लेंगे, ठीक है। और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो ये तो है हमारे पास, रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ा था हमने। इसमें क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऑफन फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट और एक्सीडेंट। तो न्यूक्लियर वेस्ट हो या एक्सीडेंट हो, उससे हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फैलता है। अब जो भी रेडियो एक्टिव मैंने जो न्यूक्लियर प्लांट था वहां पे चीजें इस्तेमाल हुई, एक टाइम के बाद वो खराब हो गया, भाई फेंकना है, उसको उठा के फेंक दिया जाए करके, कहाँ फेंकोगे, अर्थ के अंदर ही रहना है सबको, अर्थ के बाहर जाओगे कहाँ, है तो यहीं पे।
तो है नहीं, उठाया लेके फेंक दिया मंगल ग्रह पे, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो रहेगा तो यहीं, तो कचरा ही फेंका हमने, कचरा से पॉल्यूशन ही फैलेगा और कुछ होगा नहीं। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उससे तो और ज़्यादा तबाही होती है। ये पूरा न्यूक्लियर प्लांट में तबाही हो चुका है, तो उस पूरे एरिया को अपने जब्त में ले लेगा। एंड उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ना तो देखने लायक है, ना सुनने लायक है। बस वही है कि इंसान को सबक लेना चाहिए इन सारी चीज़ों से, और जितना हो सकता है उतना प्रिकॉशंस के साथ इन खतरनाक खतरनाक चीज़ों से हैंडल करने की ज़रूरत है हमें, पर्टिकुलर लेवल पे। और ज़्यादा हो तो ज़रूरत ही ना है, क्या ही ज़रूरत है इन सब चीज़ों को हैंडल करने का। छोड़ो यार, नेचर में पड़ा है, कहीं न कहीं पड़े रहने दो। कौन सा आकर के बोल रहा है मुझे खाना दो 4 टाइम का? नहीं, नहीं सच करेक्ट। सुनना कौन कौन सुनेगा मेरी बात? तुम लोग सुन लो वही बहुत है, पढ़ लेना एग्ज़ाम में लिख देना, हो जाएगा। अब इसके बाद है पॉल्यूशन ओवरव्यू, तो पॉल्यूशन का तो वही है, हो गया। तो ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस वेज पोल्यूशन मैनिफेस्ट एंड इज इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। बट अब हम देखेंगे उसका कॉजेस, सभी का बारी बारी सबके कॉजेस देखेंगे क्या हो रहा है। तो कॉज आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसके बाद इफेक्ट वो देख लेंगे। तो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, एग्जाम्पल कार्बन और मीथेन, exhaust from automobile and industrial activities releasing, पढ़ लेना, वही एक ही चीज है, कितना बार बताओ एक ही चीज को। इसके बाद सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम। तो व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कान खोल के बोलना, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, मुंह खोल के सुनो और कान खोल के वहां पे बोल देना, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, और हाथ बंद करके लिख देना, ठीक है। हाँ, हाथ बंद करना ही पड़ता है पेन पकड़ के, तभी, ऐसा नहीं कि हाथ खुला है तो पेन तो गिर जाए, लॉजिक नहीं लगाना जाता, ठीक है। जो बोल दिया बस वो सुन लेना है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कहां से होता है भाई? डस्ट एंड कंबशन प्रोसेस। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड मतलब वो नहीं जिसको पुलिस को सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड मतलब लटक गया हवा में, वही हुआ सस्पेंड, ओके। चलो, इसके बाद हमारे पास है एयर पोल्यूशन का इफेक्ट। तो रेस्पिरेटरी डिसीज इससे हो रहा है, जैसे कि अस्थमा हो गया, नॉर्मल एक सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमन, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एक्यूमुलेशन। एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है लीडिंग टू एनवायरमेंटल डैमेज। और क्या ही तबाही करेंगे हम, इतना तबाही तो कर चुके हैं। वाटर पोल्यूशन का काउज बताया मैंने, एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सब था खेत में, हमें खेत साफ करना था, मजे से पानी वाला थोड़ा से पानी गया सब वही दरिया में, एकदम रिवर में चला गया, फिर वहीं से वापस आएगा घूम करके अपने घर में। फिर जब पानी पियेंगे बोलेंगे पानी में तो टेस्ट ही नहीं है। तो टेस्ट कहाँ है? वही है जहाँ आपको पता है। Then sewage disposal introducing pathogens and organic waste into water bodies. Industrial discharge and soil spoils contaminating water sources. तो ये सब पता है आपको, इंडस्ट्री से निकल रहा है सब वहीं जा रहा है। क्या देख लो, इफेक्ट तो बहुत है। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन लीडिंग टू अल्गल ब्लूम्स एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, अल्गल ब्लूम्स हो रहा है उससे। एंड जो ऑक्सीजन हमारे वाटर में मौजूद है उसका हो रहा है डिप्लेशन, मतलब वाटर में ऑक्सीजन का लेवल घटता चला जा रहा है। तो जो ऑक्सीजन वाटर में था, जिसके थ्रू वहां वाटर में रहने वाले जीव जंतु को ऑक्सीजन मिल रहा था, खत्म हो गया। तो वो कहाँ से जिएंगे, वो तो मर ही जाएंगे फिर। इसके बाद है कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर काउजेस डिसीज लाइक कॉलेरा एंड गैस्ट्रोएंट्रिटिस। तो कॉलेरा तक बहुत पहले हुआ था, बीमारी फैला था, ठीक है। तो कॉलेरा एक है, उसका गैस्ट्रोएंट्रिटिस है, जो गंदा पानी पीने से तो बीमारी है ही है। मेनली हमारे स्टोमक में ही प्रॉब्लम होगा अगर पानी ही साफ ना हो तो। ओके। एंड हार्म टू एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंस। अब मान लो गंदे पानी में ये मछलियां बड़ी हुई, वो किसी तरीके से सर्वाइव कर गई, जिंदा है। बट अब एक जरा ये बताओ मुझे, इस फिश को अगर जब हम लोग खाएंगे, आपको क्या लगता है ये जो फिश है, क्या ये खाने लायक होगी अगर वो गंदे पानी में बड़ी हुई है तो? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर एक गंदे पानी में ये फिश बड़ी हुई है, किसी तरीके से उसने अगर सर्वाइव कर लिया है, फिर भी उसके जो बॉडी में जो भी सब्सटेंस होंगे वो तो एक तरीके से तो गंदे ही हुए ना। इट मीन्स ये जो अब एक्वेटिक फिश हमारे पास है, ये अब यूजेबल है नहीं। अगर हमने इसको कंज्यूम किया बिना इस जांच पड़ताल किए हुए क्या ये टॉक्सिक सब्सटेंस टॉक्सिक माहौल में बड़ी हुई है कि नहीं, तो फिर ये फिश आएगी हमारे पास, हमने इसको कंज्यूम किया, उसके बाद हमें भी बीमारी हो जाएगी। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। चलो, नन्ना मुन्ना सा बच्चा है ये, क्या ही करेगा। आगे देखते हैं। इसके बाद अपने पास है वही सॉइल पोल्यूशन, लैंड।
तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल एंड लैंडफिल्स लीकिंग hazardous मटेरियल्स। वही सब है यार जो बता चुका हूँ मैं, क्योंकि सॉइल इरोजन सॉइल पोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी जो हमने ज्योग्राफी में डिस्कशन किया, सेम वही चीज है, कुछ है ही नहीं डिफरेंट। आगे चलो। इफेक्ट तो है, डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल क्वालिटी घट रही है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, फुल होगी, क्योंकि हम चाहते ही वही है। कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो भी तहस नहस हो रहा है थ्रू लीचिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी तो समझेंगे आगे चल के अभी, क्या है ये बायोडाइवर्सिटी, किस प्राणी का नाम है ये बायोडाइवर्सिटी, चले। हाँ ठीक, चलते हैं। इसका नॉइज पोल्यूशन का काउज क्या है, देखो ट्रैफिक नॉइज मैंने बताया आपको, फ्रॉम व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये तो मैं बताते बताते रह गया, अच्छा तो बता देते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन वर्क जनरेटिंग लाउड साउंड्स, आपने देखा होगा जो इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज यूज होते हैं वो भी अच्छे खासे साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन के एरिया है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा कहीं मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बहुत बड़ा पूरा कॉलोनी कंस्ट्रक्ट हो रही है, बहुत बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, तो वहां पर जो मैशनरीज यूज होंगे वो बहुत प्यारा प्यारा सा आवाज निकालते हैं, उन प्यारे प्यारे से आवाजों से कानों में प्यारी प्यारी से गुदगुदी होती है और दिल में प्यारा प्यारा धक धक होता है। तो ये है नॉइज पोल्यूशन का बड़ा प्यारा प्यारा झटका। चलो आगे देखते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज पोल्यूशन तो है, ये डेंसिटी लीडिंग टू हायर नॉइज लेवल, सब एक ही जगह पे, थोड़ा कम जगह पर बहुत एकदम गद गदगद 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 वहां पर पूरे लोग भरे हुए, तो लोग आपस में बात भी करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में नॉइज पोल्यूशन हो ही जाएगा, और कुछ यूज करो मत करो हो जाएगा। यार क्या बोले, ये सब चीजें मैनेज करने का काम तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट करे तो करना चाहे तो कर ही लेंगे, बट चाहता कौन है आज के टाइम पे, आप भी नहीं चाहते हो पढ़ना है ना, जबरदस्ती मैं ही पढ़ा रहा हूँ शायद, ठीक है कोई नहीं, हो ही जाएगा, कभी ना कोई चाह ही लेगा, ऐसी चीजें हो ही जाएगा। इफेक्ट्स हियरिंग लॉस एंड स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमंस। अगर आप, ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथ बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाले एरिया में रहते हो, आपके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, देन आप डिप्रेशन में रहोगे, ठीक है, आप डिप्रेशन में रहोगे, आपको क्या बोलते हो, आपका माइंड सही से नहीं काम करेगा, थिंकिंग लेवल आपके डिस्टर्ब होगी एंड प्रॉब्लम होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होना है उसमें। और हियरिंग लॉस तो पता ही है, कान की जो एबिलिटी है सुनने की वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और दूसरा देखो जो मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ के बारे में, डिसरप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्युनिकेशन बिहेवियर, इतना ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर देने से जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी प्रॉब्लम होती है, देखो नॉइस से एयर का भी प्रॉब्लम होता है, तो दिन के टाइम में नॉइस बहुत ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ा सा आवाज़ को सुनने के लिए बहुत थोड़ा सा अपना आवाज़ किसी तक पहुँचाना, बहुत ज़ोर से बोलना होता है, इससे नॉइस पोल्यूशन होता है, आपकी एनर्जी भी लॉस है, क्योंकि जो साउंड है वो वाइब्रेट करती है, जो एयर में जो पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड है उसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के थ्रू ये साउंड ऐसे ट्रैवल करती है और दूसरे तक पहुंच रही होती है। तो दिन के टाइम तो एयर पोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो इससे तो ये भी इफेक्ट करेगा, तो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दूसरे से इंटर रिलेट है कहीं ना कहीं, ठीक है। रात के टाइम पे जब सन्नाटा है, कम एयर में, तो आप थोड़ा सा बोलो, तेजी से आवाज पहुंचता है, क्यों, क्योंकि रास्ता खाली है, एकदम यहाँ थोड़ा धड़ल्ले से यहाँ पहुंच जाएगा एकदम, ऐसा होता है, समझ गए, यही चीज है। तो डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरिया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो घट ही रही है, कम्युनिकेशन वाइल्ड लाइफ में खत्म हो रही है, ठीक है, वो बर्ड्स आपस में कनेक्टिविटी बना नहीं पा रहे, इतना तेज आप बोल रहे हो उन लोगों को समझ ही में नहीं आ रही है वो लोग सिग्नल क्या भेज रहा है नहीं भेज रहा है, एक चिड़िया चिल्ला रही है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ये सब चीजें होती है। थर्मल पोल्यूशन छोड़ दो इसको, फटाफट उठो। ओके, इसके बाद आ गया है कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट इसके बाद देखो, इसके बाद एक टॉपिक होना चाहिए था जिसको मैं प्यार से कहता हूँ डिसीज, यहाँ पे डिसीज नाम का कोई टॉपिक होगा, वो कहीं और चला गया, एक मिनट में ढूंढ लूँ अगर वो मिल जाए मुझे, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, यहाँ पे पोल्यूशन करके कुछ, पोल्यूशन पॉपुलेशन, इसके बाद आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं और कुछ डिसीज के बारे में, लास्ट में बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है हमें, एक मिनट, ये स्लाइड आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं वो मुझे एक बार चेक करना होगा, कई बार ये टेक्स्ट जो है साइड का वो यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक है, एक मिनट, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं इस तरफ साइड में करता हूँ, अब आपको ये टेक्स्ट विजिबल होगा अच्छे तरीके से। चलो देखो,
तो डिफिनेशन क्या है? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑफ a species growth given area. It represents the total number of organisms of the same species that live in a specific environment at a particular time. अब ह्यूमंस की बात कर लो, एक स्पेसिफिक स्पेसिस हम है, अर्थ पे रह रहे हैं काफी समय से, तो हमारा जो आबादी है इंडिविजुअली बढ़ता जा रहा है। हम बेसिकली पॉल्यूशन का सिंपल कंसेप्ट है, नंबर्स बढ़ रहे हैं हमारे, नंबर से बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, सॉरी पोल्यूशन यार पॉपुलेशन। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है हम पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रिडिक्टेबिलिटी है कि बेयरली, अभी देखो 250 साल 250 ईयर्स लेटर, ये बहुत पहले की गई थी कि भैया 250 के करीब करीब हमारी जो कुल आबादी है वो 7.5 बिलियन हो जाएगी। ये एक ग्राफ है उसका बनाया हुआ, किसी ने बनाया था, पढ़ सकते हो इसके बारे में। एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अच्छा लगा मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया। नीचे नंबर ऑफ एयर्स, अब देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप नीचे के लाइन मिलाओगे, ये कहीं ना कहीं यहाँ आगे मिल रहा है। तो 1900 के बाद ये 250 की बात कर रहा है 2050, जहाँ पे पॉल्यूशन 7.5 बिलियन, सॉरी पॉपुलेशन 7.5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज यहाँ पर हमने लिखा था, द थ्री मेन फैक्टर्स दैट कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन कौन से फैक्टर्स है? पहला है नेटिलिटी बर्थ रेट। इसका आपको डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नेटिलिटी बर्थ रेट। नेटिलिटी बर्थ रेट क्या होता है? द रेट एट विच न्यू इंडिविजुअल्स आर बॉर्न इनटू द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो मान लो 2000 से लेकर के 2010 तक, यानी कि 10 साल की मुद्दत में कितने लोग पैदा हुए, वो हमारा कहलाएगा रफ्तार, उसको कहते हैं नेटिलिटी बर्थ रेट। ठीक है, ये चीज़ है, एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक किया हमने कि इस 10 साल में, पहले मान लो लगभग 1 करोड़ थे, एक स्पेसिफिक एरिया की बात है, 1 करोड़ की आबादी थी। अब हम 2010 में चेक कर रहे हैं तो वो 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो 20 लाख यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई। ये हो गया नेटिलिटी बर्थ रेट। आगे चलो, आगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये कहाँ से आया भाई, ये तो नहीं होना चाहिए था। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक मिनट, pollution and land issues, environmental impact, urbanization and food issues, तो सारे इधर उधर हो गए हैं। तो ठीक है, ये जो टॉपिक अभी आपने देखा ये रिलेटेड ओवर एक्सप्लोटेशन एंड ये बायोडाइवर्सिटी में है। ये टॉपिक यहाँ नहीं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो आगे मिलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। पॉल्यूशन ये भी वही है, ठीक है, हटाओ। यहाँ पे पोल्यूशन जो पॉपुलेशन जो तीन मेथड, जो तीन मेनली जो फैक्टर्स था वो यहाँ पर अभी नहीं दिखाया जा रहा। ओके, नो इश्यूज, उसको हम कवर कर लेंगे आगे चल के। फिलहाल जो मैंने कुछ बताया, कुछ डिसीजेस के बारे में हमें जानना है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिसीज यहाँ पर दी गई है वो है हमारे पास कैंसर के बारे में। ठीक है, तो कैंसर के बारे में पढ़ लेते हैं। कैंसर अस्थमा दो ही है, पढ़ के खत्म करते हैं। और वो जो फैक्टर्स है पोल्यूशन पॉपुलेशन का वो मैं बताता हूँ आगे अभी आपको। तो जितने सारे जो हमने पॉल्यूशन पढ़े उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो रही हैं, और वो बीमारियों में से कुछ बीमारियों में हमें जानकारी लेनी है। पहला है कैंसर का टाइप से यहाँ पर, तो पहला टाइप से कैर्सिनोमा या फिर कैर्गिनोमा, जो आपको ठीक लगे। ये होता है एपिथेलियल टिश्यूज में, जैसे कि स्किन लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। दूसरा है सैरकोमा, ये डेवलप होता है कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि मसल्स, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। तो दो टाइप्स के हैं आपके पास अभी फिलहाल के लिए, इसको एज इट इज याद कर लीजिए। सिम्टम्स, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। कैंसर का सिंपल मतलब होता है कि सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना, वो बिना मतलब के डिवाइड होंगे। ठीक है, डिवाइड होकर एक टाइम के बाद मर जाएंगे। तो यही हुआ हमारा कैंसर। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर होता है इससे, डेट इनवेड लोकल टिश्यूज। एक ही जगह पे बेमतलब का सेल बन रहा है तो उससे क्या एक जगह पे जाकर सेल जमा हो जाता है, उससे ट्यूमर बनने के चांसेस है, ट्यूमर बन जाता है उसमें। सिम्टम्स वेरी करता है डिपेंड अपॉन ट्यूमर लोकेशन, इंक्लूडिंग फैटिक, वेट लॉस, पेन एंड लॉस एपेटाइट। प्राइमरी कॉज की हम बात करेंगे तो पहला तो हमारे पास है जेनेटिक फैक्टर। अब ये फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, यूवी रेडिएशन के अगर एक्सपोजर में आप आ जाते हो तो इस तरीके की बीमारी आपको हो सकती है। एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर आपने कंज्यूम कर लिया या उसके कांटेक्ट में आ गए तो कैंसर आपको हो सकता है। क्लियर है? चलो, इलाज क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड सर्जरी या फिर केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपीज, डिपेंडिंग ऑन कैंसर टाइप एंड स्ट्रेटेजी स्टेज। तो डिपेंड करेगा किस तरीके का कैंसर है, कहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के थ्रू इसको किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर वे में अच्छे से रेडिएशन दे करके वो जो सेल अनकंट्रोल वे में डिवाइड हो रहा है उसको रोका जा सकता है।
आज के टाइम पर कैंसर का इलाज है, बहुत सारे कैंसर का इलाज है मौजूद। आज से 10-15 साल पहले नहीं था। वी आर लिविंग इन द टाइम वेयर कैंसर कैन ऑल्सो बी क्योर्ड। इसके बाद अस्थमा की बात हो रही तो ये तो हवा के जरिए ही होता है बीमारी हमारे पास। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है अफेक्टिंग एयरवेज, जो हम सांस लेते हैं उसका पैसेज। बेसिकली देखो, सिंपल समझाते हैं, जो हमारा नोज है, तो नोज ऊपर की तरफ ये कई बार जो हिस्सा है छोटा सा, ठीक है, कई बार ये अंदर से पतला हो जाता है, जो नली है, तो हवा जाने में दिक्कत होती है। या फिर आप अंदर आओ, यहाँ पे लंग्स में दिखाऊंगा मैं इमेज, जो ट्रैकिया होता है, तो वो अंदर में एक पाइप है जहाँ से हवा पास हो रही है, तो वो सकड़ जाए ऐसा अगर उसका लेंथ है, तो वो सिकुड़ करके ऐसे हो जाता है। अब हवा को पास होने में दिक्कत होगी, और सिकुड़ने का रीज़न है कुछ तरीके का जो मटेरियल है कुछ वहाँ पर बन जाता है, फॉर्मेशन होता है, उससे अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है हमें। सिम्टम्स क्या है? व्हीजिंग, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सब अस्थमा का मतलब सिम्टम्स है। अगर आप छोटे छोटे सांस ले रहे हो या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या चेस्ट आपका टाइटनेस फील होता है, मेन यही रीज़न आपसे माना जाता है सिम्टम्स में। चेस्ट में अगर आपको सुखड़ाव, एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके का आपको ये रिस्ट्रिक्शंस फील हो रहा है, इस तरीके से मान लो ऐसे करके वो सुखड़ रहा है, तो वो मेन एक फैक्टर है अस्थमा का सिम्टम। अगर ऐसा लगता है, पहली फुर्सत में डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और दूसरी फुर्सत में अस्थमा का दवाई खाइए। चलो, तो यहाँ पे काउजेज हमारे पास है, प्राइमरी काउज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एयर पोल्यूशन, एलर्जेंस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। क्योर क्या है इसका? मैनेजमेंट इंक्लूड्स इनहेलर्स, तो इनहेलर्स आते हैं कुछ, आपने देखा होगा ऐसे अस्थमा इनहेलर आते हैं, वो आपको लेना होगा। उसमें एक तरीके का मेडिसिन होता है, जो जैसे इनहेल करोगे तो वो नली साफ कर देगा अंदर जाने के लिए। तो ये क्या करता है? ब्रोंकोडिलेटर्स एंड corticosteroids, avoiding triggers and lifestyle changes. There is no complete cure but symptoms can be controlled. तो अस्थमा का कोई कंप्लीट इलाज तो नहीं है, बट सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक बार अगर आपका अस्थमा या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, देन फिर प्रॉब्लम ये है कि वो परमानेंटली आप उसको नहीं ठीक कर पाओगे, आपको इनहेल लेता रहना पड़ेगा। आई विश कि किसी को हो ना, कि दुआ यही है मेरी, भाई इस तरह की बीमारी किसी को ना हो, अल्लाह बचाएगा रखे सभी को इस चीज़ से। ताकि मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। मैं कलर चेंज करता हूँ, पहले यहाँ पर अपना इसको हम बनाते हैं ब्लैक कलर का। लोकेशन ऑफ लंग्स एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने इसको ये ट्रैक किया, ये हमारा विंड पाइप, किसी चीज़ को यहाँ बड़ा किया है। ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब से जो अंदर होता है, देखो अंदर में कुछ भी नहीं है, बट ये वो वाला है जहाँ पे देखो अंदर में एक मटेरियल यहाँ बना पड़ा है। तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारा कुछ बन जाता है, जिसको हमने बोला ब्रोंकियल ट्यूब विथ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ म्यूकस। तो इसको म्यूकस बोला जाता है। म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है अंदर में ज़्यादा, जिसकी वजह से ये पाइप पतली हो जाती है और हवा पास होने में दिक्कत होती है। ये हुआ हमारे पास अस्थमा के बारे में जानकारी। आगे चलिए, चलिए इसके बाद है कि मलेरिया। कलर चेंज करना हो यार, कलर चेंज करते हैं। मलेरिया तो बेसिकली किससे होता है बताओ? इसका सिम्टम सिंपल है, फीवर, चिल, स्वेटिंग, हेडेक, नॉसिया एंड वोमिटिंग। ये सब उल्टी होना, बुखार आ जाना, पसीना आना बहुत ज़्यादा, दर्द होना, सर का दर्द, सब अलग अलग सिम्टम्स है। कई बार 2-3 सिम्टम एक साथ आ जाएंगे, उल्टी भी हो गया, सर दर्द भी हो गया, और पसीना भी आ रहा है, अब बुखार भी एकदम जम के एकदम कपड़ के एकदम होता है, होता है। प्राइमरी काउज क्या है? काउज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिल्स मॉस्किटोस। तो ये मलेरिया जो है बेसिकली मच्छर ही फैलाता है, तो सबको ही पता है, मच्छर ही लेके चलता है। कई बार मच्छर ने आपको काट लिया तो प्रॉब्लम, या जिस मच्छर के पास ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट थे, वो या तो आपके चाय में, दूध में, पानी में आ गया और उसको आपने कंज्यूम कर लिया, या फिर खाने में गया, उस खाने को आपने खा लिया, तो फिर आपको हो जाएगा ये प्रॉब्लम। मेनली काटने से ही होता है, ज़्यादातर मेन रीज़न मेनली मच्छर के काटने से होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ खाया जिसमें वो चीज़ था प्लाज्मोडियम पैरासाइट, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सामान को ढक करके रखिए, और जो ढका हुआ ना हो उसको चुरा करके मत खाइए, उसको वापस से आप ढक दीजिए। ये आगे चलते, मलेरिया का इलाज तो है फिलहाल के लिए हमारे पास, ट्रीटेड विथ एंटी मलेरिया मेडिकेशन सच एज क्लोरोक्विन, एंड उसके बाद है एटीमिसिनिन,
बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरापीज जैसे कि एसिटीज एंड प्रिवेंट मेजर्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड नेट्स। ये भी एक तो मच्छरदानी लगा लीजिए आप, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, वही मच्छरदानी लगा लो, मामला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, मॉर्टेलिटी एंड सुपरवाइज सर्वाइवरशिप। कहाँ से ये टॉपिक आ गया भाई, कंसेप्ट ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। ओके ठीक है, हमारे पास वो जो था खत्म हो गया। देखो अभी मैंने आपको पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बार जो था पूरा नाइट्रोजन साइकिल खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड चैप्टर था पॉल्यूशन के बारे में, वो हमने खत्म कर लिया। पॉल्यूशन वाले चैप्टर में कुछ डिसीजेस थे, वो भी हमने खत्म कर दिया। ठीक है, पॉपुलेशन का क्या झमेला है देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आइए तो बायोडाइवर्सिटी ढूंढते हैं कहाँ पे मिलेगा हमें। बायोडाइवर्सिटी यहीं पे होना चाहिए। ये थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स यहीं पे होगा। ये देखते हैं, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, थर्मल पोल्यूशन हटा दो। हाँ ये कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये पहले हम इसे समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी किस टाइप्स की और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके साथ है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या लिखा गया है कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ including different plants, animals, microorganisms, the genes they center, they contain, and the ecosystem they form. It is crucial for maintaining ecological balance and ensuring the availability of resources of सब। बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो आपको सिंपल समझ आ रहा है कि डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो। तो बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं कि हमारे नेचर में अनगिनत हमारे पास स्पेसीज पाए जाते हैं, तो इन सभी स्पेसीज को इकट्ठा हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि हम इस अर्थ के ऊपर हम एज ए ह्यूमन एक स्पेसीज है। एनिमल्स में हमारे पास टाइगर का एक स्पेसीज है, इसके अलावा एलिफेंट है, राइनोसोरस है, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स। फिश एक्वेटिक लाइफ में जाएंगे तो फिश है, देन फिश के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे हमारे पास है, एंड्स हमारे पास है। इतने सारे स्पेसीज पाए जाते हैं हमारे नेचर में। इन सभी स्पेसीज को, जो वैरायटीज ऑफ स्पेसीज है जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है, इन सभी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें प्लांट्स भी इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पे टाइप्स क्या क्या है वो देखो। तो इतने सारे वैरायटीज को होने का रीजन ये हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस में, इकोलॉजी बैलेंस है, क्योंकि सबका अपना अपना रोल है, सब अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और इकोलॉजी में जो इकोसिस्टम हमारा उसमें हर एक तरह का काम अंजाम पा रहा है, जिससे इकोसिस्टम हमारा तंदुरुस्त होकर के खड़ा है। अब देखो की फीचर्स क्या है यहाँ पर। इनकम्पासेस वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वेरिएशन है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, या तो टेरेस्ट्रियल इलाका हो या मैरिन हो या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो, कहीं पे भी। involves interaction within species, between species and between species and their environment। तो हम ह्यूमन से इंटरेक्शन करते हैं, हम ह्यूमन से दूसरे एनिमल से इंटरेक्शन करते हैं, तो ये इंटरेक्शन चलता रहता है, जिससे इन्वायरमेंट में मजा आता है। देन सपोर्ट इकोसिस्टम सर्विस लाइक पॉलिनेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। तो ये सबको सपोर्ट करते हैं। कुछ फीचर्स जो मैंने आपको बयान कर दिया, अब आगे देखते हैं क्या क्या। तो टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देखो, पहला टाइप है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद अ पर्टिकुलर स्पेसिस। जैसे कि अब इतने सारे स्पेसिस है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, तो एक अगर स्पेसिस हम पकड़ लेते हैं, ह्यूमन का स्पेसिस अगर हम पकड़ लें, तो अब देखो ह्यूमन जो हम एज ए स्पेसिस है यहाँ पर, इसमें क्या है हमारे एज ए ह्यूमन में, तो पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन है सब अलग अलग प्रकार के है यहाँ पर। तो जो ओवरऑल जो फिजिकल अपीयरेंस है वो तो सेम ही है, फेस, दो हाथ है, दो पैर है, बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बट उस बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा टॉल है, हाइट वेट सब है, एंड फेस का स्ट्रक्चर किसी का लंबा चौड़ा नाटा, किसी का आईब्रोज है, किसी का नहीं है। तो ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि ये जीन के बदौलत है। हर ह्यूमन एक अलग नस्ल से आ रहा है, तो उसका जो जीन है, जो बॉडी में जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज है, जो हमने हेरिडिटी में पढ़ा हुआ था, उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे जेनेटिक वेरिएशन होता है। ठीक है, अगर आप चाइना में जाओ तो वहाँ पे आईब्रोज आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है नहीं है। इंडिया में देखो तो आईब्रोज पर्टिकुलर देखने को मिलेंगे। अब साउथ अफ्रीका में जाओ तो वहाँ के लोग ज़्यादातर आपको ऐसे दिखेंगे, इंडिया के मुकाबले में उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी, एंड उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं।
इस तरीके से सबका अलग अलग मैटर तो है, तो सब ह्यूमंस, बट ह्यूमंस के अंदर में जो डाइवर्सिटी है ये जीन की वजह से, इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेम ऐसे ही एनिमल्स पे देखने को मिलता है। अगर हम सिंपल एग्जांपल ले टाइगर्स का, तो टाइगर्स एक तो नॉर्मल आप देखोगे तो टाइगर्स में कुछ बिल्ली के तौर पे दिखते हैं, वो भी टाइगर्स के जैसे ही है आपका। हर एक टाइगर नॉर्मल लेवल पे खुद है। इसके अलावा टाइगर में व्हाइट टाइगर भी है कुछ। यहाँ उनमें भी ये जो डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है ये आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। ह्यूमन हैव यूनिक जेनेटिक वेरिएशन अक्रॉस पॉपुलेशन। क्रॉप्स लाइक रिच राइस हैव डिफरेंट। अब यहाँ पे भी आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जैसे राइस का एग्जाम्पल दिया गया। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के चावल, नॉर्मल चावल जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं उसके भी कई प्रकार है। पुलाव बनाना उसके भी कई प्रकार है, बिरयानी बनाना उसके भी कई प्रकार है। तो ये डाइवर्सिटी है, इसलिए डाइवर्सिटी में ही मजा है। इसके बाद स्पेसिस डाइवर्सिटी, तो ये क्या इंडिकेट्स द वैरायटी ऑफ स्पेसिस विद इन अ हैबिtat और रीजन। एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। सिग्निफिकेंस इंश्योर इकोसिस्टम रेजिलियंस एंड फंक्शनैलिटी, contributes to ecological stability and aesthetic value. Example, a forest with 20 bird species, 50 plant species and 10 mammal species. तो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या स्पेसिस है ये रीजन है बोले, ठीक है। तो स्पेसिस डाइवर्सिटी आपको इंडिकेट करता है द वैरायटी ऑफ स्पेसिस विद इन हैबिtat और रीजन। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पेसिस आपको मिल रहे हैं वो है। मान लो एक पूरा प्रॉपर कोलकाता एरिया है, वहाँ पे कितने स्पेसिस है। एक ह्यूमन हो गया, कुछ वहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर प्लांट्स है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, एनिमल्स ले लो, ये सभी को मिला करके स्पेसिस डाइवर्सिटी बन जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये रिप्रेजेंट करता है द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए जियोग्राफिकल एरिया। बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया ले लो, वहां पे कितने प्रकार के आपके पास स्पेसीज मिलेंगे, वो हुआ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो सपोर्ट्स डाइवर्स हैबिtat एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, ऑफर्स वेरियस इकोसिस्टम सर्विस लाइक वाटर प्यूरिफिकेशन एंड कार्बन स्टोरेज। एग्जांपल देख लो, ग्रासलैंड, वेटलैंड, डेजर्ट्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम रीजन लाइक सुंदरबन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट आर द अमेज़न और द अमेज़न फॉरेस्ट। तो सभी फॉरेस्ट को मिला लो, मेनली इकोसिस्टम में फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रास लैंड, वेटलैंड, डेजर्ट, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया। इसके अलावा सुंदरबन, मैंग्रोव का फॉरेस्ट लो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सभी को ले लो, मिला लो, एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में एक दूसरा है हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी। ये एक इमर्जिंग कांसेप्ट है, अभी नया नया उभर रहा है, थोड़ा आपके सिलेबस में उतना है नहीं, इंपॉर्टेंटली तो इंक्लूड नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे इंक्लूड हो सकता है। मैं छोटा सा एक आपको व्यू देता हूँ उसे। इट रिफर्स टू वेरिएशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल इंक्लूडिंग डीएनए एंड प्रोटीन कॉम्पोजिशन, so plays a critical role in understanding evolutionary processes and genetic engineering application। फिर बेसिकली सिंपल बताऊंगा, जो हमारे डीएनए है, तो डीएनए के मॉलिक्यूल के लेवल पर जाके ये देखा जा रहा है कि उसमें कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं जो आगे आकर के एक नए स्पेसिस में कन्वर्ट हो सकता है। ये मैंने कहीं ना कहीं इसके बारे में बात की थी हेरिडिटी वाले चैप्टर पे, वहीं से रिलेटेड कुछ है। इवोल्यूशन में भी इसका थोड़ा सा जिक्र था, बस इतना समझ लो, इमर्जिंग कंसेप्ट है, आपके सिलेबस पे ये मौजूद नहीं है, जस्ट फॉर इंटरेस्ट मैंने बताया आपको। अब ये थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी है तो बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा आपको दिखा। हाँ भाई, हमारे वर्ल्ड में पूरे अर्थ पे इतना डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पेसीज पाया जा रहा है, हमारा मौजूद है, ठीक है। ह्यूमंस में भी इतने डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है, हर एक पर्टिकुलर एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज पाए जा रहे हैं। बट क्या ये सारे स्पेसीज सेफ हैं इस अर्थ के ऊपर, सेफली ये जी पा रहे हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर स्पेसीज है जो सर्वाइव कर पा रहे हैं, बाकी मर जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन सारे स्पेसीज के बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है, क्या ये सब एक साथ मिल करके एक अच्छा इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं, हम फेल इस चीज में। तो इसी को हमने टॉपिक का नाम मारा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसमें बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है, पहुंच चुका है और आगे भी पहुंचता रहेगा, क्योंकि हम ह्यूमन से हमें रुकने की आदत नहीं है, हमें बस चलते जाने की आदत है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या ही क्या हो, हम रुकते तभी है जब हमें समझ में आता है कि हाँ अब कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, तो बस तब रुक जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिलहाल देख लो, तो पहला क्या, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, तो रहने की जगह को ही खत्म कर दो तो क्या ही रहेगा कोई।
ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड वेदर इकोसिस्टम इनटू एग्रीकल्चर और अर्बन एरियाज। अब जंगल थे, जंगल को काट करके वहां हमने खेती करनी शुरू कर दी। अच्छी बात है, कहते कर सकते हैं। ये पूरा शहर बसा दिया, इंसानों को भेज दिया। लेकिन जो कि उस जगह पर जो जानवर पहले से रह रहे थे वो क्या करेगा, मंगल ग्रह जाएंगे या जुपिटर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये भी चंदा मामा के पास जाएंगे, करीब में तो यही लोग हैं। ठीक है, कहाँ जाना चाहिए उनको, अब ये बताओ। कहीं तो उनके लिए जगह है नहीं। तो ओवरऑल एक चीज को बसाने के लिए हमने दूसरे का घर उजाड़ दिया। ठीक है, खत्म इकोसिस्टम। अब बायोडाइवर्सिटी बचेगी कहाँ, अब डाइवर्सिटी कहाँ रही, एक खास स्पेसिस तो खत्म हो गया। देख लो, लॉस ऑफ हैबिटाट, डिस्ट्रक्ट स्पेसिस, नेचुरल होम्स एंड इकोसिस्टम्स। इतना सारा आपने पेड़ काटा, वहां पता नहीं कितने तरीके के बर्ड्स होंगे जिनका घर होगा उन पेड़ पर, खत्म हो गया। कितने तरह के इंसेक्ट्स होंगे जो उस प्लांट्स पे होंगे, उस ट्रीज के ऊपर होंगे। स्नेक्स भी हो सकते हैं, सब तो खत्म हो गया। ये एक रीजन है बायोडाइवर्सिटी के खत्म होने का। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक ये रीजन हो गया। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। जंगल तो हम बहुत तेजी से काट रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो तो एक पर्टिकुलर एरिया का बात था। हम बहुत तेजी से जंगल काट रहे हैं जिसकी वजह से जंगलों में आग भी लग रही है कई बार खुद ब खुद। अभी हाल का ही एक वाकया चल रहा है अभी, किस्सा आपने अगर न्यूज़ में सुना हो तो, बहुत ज़्यादा आग लगी है किसी एक कंट्री में। बताना मुझे नाम जरा कमेंट में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर जल गया है। प्रॉब्लम हो रही है सभी को, क्यों? क्योंकि हमने खुद ही वो खोद के रखा है रास्ता, की आग तो लगेगा नहीं। क्या है, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टिम्बर एंड अर्बनाइजेशन लीड्स टू लॉस ऑफ स्पेसीज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे डिपेंड थे उनकी तो जिंदगी चली गई, खत्म हो गई। तो कहाँ से बायोडाइवर्सिटी रहेगा? रहेगा नहीं, रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। आगे देखो, आगे क्या, पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के मामले में तो हम एक नंबर है, एकदम कहीं चूकते ही नहीं है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन, सब हमने खत्म कर दिया। हवा हमने खराब किया, हम ह्यूमंस के लिए तो प्रॉब्लम है, ये बाकी सबके लिए भी है। वाटर पोल्यूशन, पानी हम अपना तो गंदा हो ही रहा है, एक्वेटिक लाइफ से बर्बाद हो जा रहा है। तो जो स्पेसिस पानी में जीवित है वो तो मर गए, तो एक स्पेसिस तो खत्म हो गया, कहाँ से बचा बायोडाइवर्सिटी? मिट्टी खत्म। जो लोग मिट्टी पे डिपेंड है, मान लो हमारे पास कोई ऑप्शन, हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया, हमने कुछ अल्टरनेट ढूंढ लिया एग्रीकल्चर के लिए, बट कुछ इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो नेचर के लिए फ्रूटफुल है, उनका रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी के लिए एज अ गेजा, एज अ फूड बन रहे हैं। बट वो एक पर्टिकुलर जगह पे थे, उस मिट्टी पे ही ग्रो हो रहे थे, आपने उस जगह की मिट्टी को ही हमने हटा दिया, घंटा वहां पे कुछ होगा? ये समझ में आता है। चलिए, अच्छी बात है। क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज अपने हाथ में नहीं है, बट हमारे हाथ में है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में हमने एक बहुत अच्छे तरीके की पीएचडी की डिग्री हासिल कर रखी है हम इंसानों ने। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली होता है। ठीक है, उस वजह से देख लो, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हर एनिमल का एक अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर हैंडल करने का। उससे ज़्यादा अगर वो गए तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। मेल्टिंग पोलर आइस डिस्ट्रॉयज द हैबिटाट ऑफ कोल्ड एडॉप्टेड। जैसे यहाँ पर इसका मैंने इमेज रखा था, यहाँ चला गया वो, ये देखिए। ठीक है, अब इन बेचारों की क्या गलती है? कोई गलती है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हमने फैलाया, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा कि ये पोलर एरियाज में बर्फ पिघल रहा है। ये लोग तो रह रहे हैं बर्फ के ऊपर ही, पानी के अंदर जाके तो रहेंगे नहीं, बर्फ के ऊपर रह रहे हैं। बर्फ ही पिघल गई है तो रहेंगे कहाँ? कहीं नहीं रहेंगे। ओवरऑल वो फिर क्या हो गया, बस खत्म दुनिया से, हो गया। वही चीज है। आगे देख लो, ओवर एक्सप्लोइटेशन, ये तो हमारी आदत है, एक जरा सा चीज हमें मिल जाए हम ओवर एक्सप्लोइटेशन तो करते ही रहते हैं। तो पहला, अनसस्टेनेबल हंटिंग फिश एंड लॉगिंग डिप्लेट रिसोर्स फास्टर देन दे रीजनरेट। अब एक पर्टिकुलर एरिया है यार, जहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर रिवर है, वहां से हम फिशिंग करके फिश ले रहे हैं। ठीक है, बट हमें ह्यूमंस की आदत क्या है, हमें ज्यादा चाहिए, कम समय में जितना हो सकता है लेकर लो। अब एक ही बार में हमने 10 दिन के लिए पूरा अपना फिश निकाल लिया, क्या अगर अगले 10 दिन तक हम उसको कंज्यूम करते रहेंगे या बेच करके पैसा कमाएंगे। तो एक दिन में आप 10-10 दिन करके निकाल रहे हो, 10-10 दिन का कोटा आपने निकाल रहा है, तो उतनी तेजी से वहां पे रीजनरेट तो नहीं हो रहा है वो स्पेसिस। एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने पूरे स्पेसिस को हमने कंज्यूम कर लिया, नदी में कुछ और रिवर में कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया वो, खत्म। समझ गए? ये बात है। चलो ऐसे ही पढ़ लेना, आप खुद भी इसमें लॉजिक लगा सकते हो।
इनवेसिव स्पेसीज आप खुद ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, इन सब में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड ये भी एक रीजन है, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपसे पूछेगा व्हाट आर द थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, ये भी बायोडाइवर्सिटी क्यों खतरे में है, क्या वजह है जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी बर्बाद हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट वेज से ये सवाल पूछा जा सकता है। बहुत सारे रीजंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आगे 2-4 और भी लिस्टेड है। आपको एग्जाम में सिर्फ 6 से 7 पॉइंट ही लिख के आना है, आप कोई से भी 6-7 पॉइंट लिख देना अपने अकॉर्डिंग जो आपको याद रहे। ये ओवर पॉपुलेशन तो हमें पता ही है, इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज लीड्स टू, इससे ओवर यूज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचुरल इकोसिस्टम, तो हो ही रहा है। मिनट, ये क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, ठीक है, तो ये वो तो हो ही रहा है, अब देख ही सकते हो, इसमें प्रॉब्लम तो है ही अपना। और भी रीजन है यहाँ पर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम करते हैं अलग तरीके से, मोनोकल्चर फार्मिंग रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर का एंड पेस्टिसाइड्स का, जिससे सॉइल और वाटर का बायोडाइवर्सिटी खराब हो रहा है। तो नेचुरल क्लाइमेटीज है, सब पढ़ लेना, ड्रफ्ट है, सुनामीज है, साइक्लोन्स है, चलते हैं। एंड पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा है। इसमें क्या है कि हम पैसे की जरूरत बहुत है, इंसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हाथी होते हैं, हाथी का दांत आपने देखा होगा, अब तो उस तरीके के हाथी दिखते ही नहीं जो पहले थे मैमल्स, उनको मार करके उनके दांत को काट दिया जाता था, काट करके बेचा जाता था ब्लैक मार्केट में, बहुत डिमांड है। या फिर खाल निकाल दिया जाता था जानवरों को, शेर को मार करके। इन सब के रिगार्डिंग एक वेब सीरीज आई थी अमेजोन पे, आई थिंक इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें किसी की चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, किस तरीके से फॉरेस्ट में जानवरों के साथ किस हद तक लोग करते हैं। मतलब एक सीन था उसमें जिसमें एक छोटा सा बेबी टाइगर था, इट मीन्स वो 3 to 4 मंथ्स का होगा, जिस हिसाब से दिखाया गया था स्टोरी में। छोटा था एकदम, बिल्ली के जैसा लग रहा था देखने में। छोटे से बेबी टाइगर को किस लोगों ने पकड़ा था, जो डाकू ही बोल सकते हैं एक तरीके से, तरीके का पोचिंग का जो काम वो लोग कर रहे थे। उन्होंने उस जिंदा शेर के बच्चे को गर्म खौलते हुए पानी में डाल दिया। क्यों डाला? ताकि वो जो स्किन है वो अच्छे से निकल आए बाहर। बताओ, तो क्या ही होगा फिलहाल, पता नहीं। ये चीज़ है, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी खत्म ही होगी, क्योंकि हम एक तरीके से खत्म ही कर रहे हैं लोगों को, स्पेसीज हम एक एक करके खत्म कर रहे हैं। जेनेटिक इरोजन, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू इनब्रीडिंग एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस। तो हमारे ये भी है, ह्यूमंस में भी ये चीज़ है कि एक पर्टिकुलर ब्रीड के साथ ही यहाँ पर आपस में मीटिंग का होता है कि भाई हम जिस नस्ल के उसी नस्ल पे जाएंगे, वो भी चीज़ें। और कई बार ऐसा हम ह्यूमंस भी कुछ सिलेक्टिव एनिमल्स को ही पकड़ करके हम रख रहे हैं, बाकी को देख ही नहीं रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ जेनेटिक लॉस हो जाता है स्पेसिस का। आगे एक्सोटिक प्लांटेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नेटिव फॉरेस्ट विद कमर्शियल प्लांटेशन रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। तो नेटिव फॉरेस्ट जो एक पर्टिकुलर एरिया में, जो नेटिव वही हो जो एक एरिया पे पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्लांट्स उगते हैं, वो नेटिव हो गए। हम उसको हटा करके कुछ कमर्शियल प्लांट्स वहाँ पे लगा रहे हैं। तो कमर्शियल प्लांट्स हम लगा रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं, उसको लगाना चाहिए क्योंकि उससे हमें फायदा होगा। बट एट द एंड हमने नेटिव फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, वो कहाँ जाएंगे? उनकी स्पेसिस तो खत्म हो गई ना, बात खत्म, बस खत्म। माइनिंग एक्टिविटीज आप पढ़ लो, इतना मुझे बताने का मन नहीं है, ये सब आप पढ़ लेना। लैंड यूज एंड बायो एक्यूमुलेशन, ये सब अच्छा बायो एक्यूमुलेशन बता देते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक हेवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन हार्म स्पेसीज। इसमें क्या होता है? सिंपली हेवी मेटल्स या पेस्टिसाइड्स वो फूड चेन यानी कि जहाँ पर खेती हो रही है वहाँ पर मेनली ये जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इससे भी एक हमारा फूड चेन स्पेसीज को ये नुकसान पहुंचता है, जिससे पर्टिकुलर कोई फूड होगा उसका लाइफ को खतरा है फिर। ये चीज़ है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम चेंज करते हैं, कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, ये कलर चल रहा है बहुत देर से। तो बहुत सारे रीजन है, अब हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इतना सारा थ्रेड्स हमें नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा हो गया ये। राइज ऑफ ओशियन, एसिडिटी, सैलिनिटी, ये आप पढ़ लेना एक एक करके, मैं नोट्स आपको पूरा दे दूंगा। अब हमारा यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अब बात ये आएगा कि भाई हम इसको बचा कैसे सकते हैं, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या है।
तो वो हमें अब आगे देखना होगा। तो ये तो हमने देख लिया, मलेरिया सिम्टम्स वगैरह हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं यहाँ पर हम्म तो कंसेप्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज की बात हो रही है हमारे पास, ठीक है? तो इंडेंजर्ड कौन है वो समझो। Endangered species are organisms that are at a high risk of extinction in the near future due to various natural or human-induced factors. Classified under the International Union for Conservation of Nature, जिसको बोलते हैं IUCN। तो IUCN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके अकॉर्डिंग कुछ इन्होंने कैटेगरी बनाया कि भाई जैसे कि व्हाइट टाइगर कहाँ देखने को मिलता है ये बताओ तो। देखने को मिलता है, बहुत रेयर है। तो व्हाइट टाइगर ऑलरेडी इंडिया के बहुत सारे हिस्से से खत्म हो चुका है, ठीक है? कहीं पे है तो उनकी जो भी नस्ल बची है, गिनी चुनी है, जो उंगलियों में गिन सकते हैं हम, उनको किस तरीके से हम महफूज रखें, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दे ताकि उनकी जो नस्ल है वो आगे बढ़े, जरूरी है। तो ऐसे ही स्पेसीज जो अब खत्म होने वाले हैं, खत्म होने के कगार पर है, उनको ही कहती है इंडेंजर स्पेसीज। Characteristics was simple: reduced population size and limited geographic range. Depend on specific habitat or food resource, vulnerability or to environment changes and human activity. सिंपल है। एग्जाम्पल जैसे कि फौना, जैसे कि बंगाल टाइगर, जायंट पांडा, ब्लू व्हेल, स्नो लिपर्ड, ये सब ऐसे ऐसे खत्म हो रहे हैं। फ्लोरा का एग्जाम्पल ले लो, सुंदरी ट्री, सुंदरी प्लांट्स खत्म हो रहे हैं ये लोग, ठीक है? रेफ्लेशिया फ्लावर, ड्रैगन्स ब्लड ट्री। काउस बहुत सिंपल है, आप खुद पढ़ सकते हो, ओके? पढ़ लेना भाई, सिंपल काउस जो मैंने पहले बता दिया। जो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी का काउस है वही सब काउस है इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। एंड थैंक्स अस वी ह्यूमंस आर द रिस्पांसिबल फॉर दिस। आगे देखो, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजीज फॉर, अब क्या है, पहला तो लीगल एंड पॉलिसी मेजर है यहाँ पर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, लीगल फ्रेमवर्क हुआ था, जैसे कि एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 पे। इसके बाद साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, जैसे कि इसने क्या किया, रेगुलेट्स किया इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड। अब जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज है जो अब लगभग खत्म होने के कगार पर है, उस पर ट्रेड को रोक दिया गया, यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी ट्रेड होगा ही नहीं, ठीक है? ये चीज है। दूसरा, आईयूसीएन आपको समझ में आया, इन्होंने क्लासिफाई किया स्पेसीज को कैटेगरीज में, जैसे कि इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और फॉर फोकस्ड कन्वर्जन। कुछ इंडेंजर्ड है, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब एकदम ही खत्म हो ही जाएंगे अब बहुत जल्दी। तो ये मिनट, हमारा सेटिंग तो नहीं बिगड़ा? नहीं, सेटिंग नहीं बिगड़ा, चलो ठीक है सब, ओके। तो दूसरा हमारे पास तरीका है हैबिटाट कंजर्वेशन का। इसको दो तरीके से हम करते हैं, एक तो इन सीटू और एक एक्स सीटू। तो इन सीटू में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसीज इन देयर नेचुरल हैबिटाट, मतलब जहां पर वो पहले से। अब एक पर्टिकुलर एरिया है, एक जंगल, मान लो महाराष्ट्र में जंगल है जहाँ कहीं पे, उस जंगल में कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल्स को उसी जगह पे रखा जाएगा, बस उस एरिया को हम कंजर्व कर लेंगे, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को रोक देंगे, तो वो हुआ इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है? जहां था वहीं पर है। इन मतलब इंटर, अंदर की तरफ जहां था, एक्स मतलब बाहर, एक्सटर्नल, एक्स सीटू। इंक्लूड नेशनल पार्क इसको बोलते हैं, विल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। तो कवर कर लिया गया जगह को, अब उसको पूरा कवर करके नाम दे दिया गया नेचुरल, नेशनल पार्क का या विल्ड लाइफ सेंचुरीज नाम दिया गया, ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कुछ पर्टिकुलर नाम दे दिए गए डिपेंड अपॉन जगह के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल है काजीरंगा नेशनल पार्क फॉर इंडियन राइनोसोरस। XC2 में अब उस जगह से निकाल करके कहीं और लाए गए, क्यों? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, उस जगह पर या तो वो रहने लायक नहीं था वो जगह, या फिर उस जगह पे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे जिससे आगे वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है? ये चल, या फिर और ज्यादा खतरा था कि भाई थोड़ा सा ही बचा है, पता चला कोई दूसरा जानवर मार के ना खा ले, ये भी प्रॉब्लम है। तो कन्वर्जन, ये क्या है, कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटाट्स इंक्लूड्स, इसके लिए जूलॉजिकल गार्डन बनाया जाता है, बोटोनिकल गार्डन बनाया जाता है, सीड बैंक्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है देखो, कायरो प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट सीड्स एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन जूस। तो जूस मेनली यहाँ पर हमारा काम आता है, जूस में ये काम किया जाता है, ठीक है? कुछ इमेजेस देख लो, ये नेशनल पार्क हमारा है, देखो सेंचुरी है, रिजर्व फॉरेस्ट है और बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सब इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। अगर आप जू देखने गए हो तो जू में, अब जैसे कि कलकत्ता में जू है, अलीगढ़ में,
तो वहाँ पर अब जिराफ है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोलकाता में जिराफ थे पहले से, नहीं ना। वो कहीं न कहीं से लाया गया उनको, जिराफ को, टाइगर को, ये चीज़ें, ठीक है? यही बात है। आगे चलो, ये देखो ये फॉरेस्ट रेंज, ये पूरा एक फॉरेस्ट का एरिया ही है यहाँ पर। फॉरेस्ट रेंज और आई थिंक अरबारी रेंज है। तो पूरा कंज़र्व किया गया, बाउंड्री लगा दी गई, यहाँ पे ह्यूमन्स को जाने दिया नहीं जाएगा। तो वहाँ पे उनको सेफ रखा जाएगा, ठीक है? आगे देखो, तीसरा मेथड है रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। कैसे हम इकोसिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं? तो रिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़-पौधे लगाएँगे। रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स एंड कोलर रीफ्स, इनको भी वापस लाना होगा। एग्जाम्पल है जैसे कि मैंग्रोव रिस्टोरेशन इन सुंदरबन, तो सुंदरबन में मैंग्रोव जो है रिस्टोरेशन उसको किया जा रहा है। अगला हमारे पास मेथड हो सकता है कैप्टिव ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स, जैसे कि ब्रीडिंग इंडेंजर्ड स्पेसीज इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट लाइक जूस एंड रिसर्च सेंटर्स, उनको ब्रीड किया जाए, अच्छे से खिलाया पिलाया जाए, और पॉसिबल हो तो उनके द्वारा उनके दरमियान मेटिंग भी कराया जाए ताकि नए स्पेसीज यानी कि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। ये भी कराया जाता है। रिलीजिंग देम इनटू द विल्ड वंस कंडीशन आर सूटेबल, और उनको वाइल्ड में फिर से जंगल में भेज दिया जाए अगर कंडीशन सूटेबल रहे तो। एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, पांडा ब्रीडिंग सेंटर्स इन चाइना। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में, पांडा ब्रीडिंग सेंटर चाइना में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे कि इसमें होता है इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एफर्ट्स, इको टूरिज्म एज अ सस्टेनेबल लिवलीहुड मॉडल। एग्जाम्पल जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो इको टूरिज्म ये भी काफी हेल्प करता है क्योंकि इससे इनकम आता है, इनकम का सोर्स जनरेट होता है, जिससे जो एनिमल्स उनको फीडिंग करने में, ब्रीडिंग दिलाने में हेल्प मिलता है, खर्चा भी आ पाता है। आगे देखते हैं मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अच्छे से मॉनिटर कर पाए। रेगुलर सर्वेस टू एसेस population size and threats, use of modern technologies like GPS tracking and drones. एग्जाम्पल है टाइगर सेंसर्स यूजिंग कैमरा ट्रैप्स। तो मॉनिटर किया जाए बड़ा सा, जैसे कि हमने रिजर्व फॉरेस्ट तो बना लिया, नेशनल पार्क तो बना लिया, वो है, लेकिन एनिमल्स को मॉनिटर करना होगा। कई बार उन पे चिप लगाया जाता है। अब कुछ मूवीज आपने देखा होगा, वो चिप लगा दिया जाता है एनिमल्स के ऊपर ताकि उनकी मूवमेंट्स हम पता कर सके। अगर कोई एनिमल ऐसा है बहुत टाइम तक अपने घर वापस नहीं आया, क्योंकि उनका भी घर एक पर्टिकुलर जगह पर ही वो रहते हैं, तो हम फिर उनका लोकेशन ट्रैक करेंगे, मूवमेंट ट्रैक करेंगे, अभी वो कहाँ है। कई बार क्या होता है कि जानवर कई बार चोट लग जाता है, जख्मी हो जाते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या फंस जाते हैं, तो वहीं रहते हैं। अगर हम उनको लोकेशन ट्रैक कर पाए, अच्छे से मॉनिटर करेंगे, तो हम उनको मरने से बचा सकते हैं। अब कहीं वो गिर गए गड्ढे पे, वो निकल ही नहीं पा रहे खुद से, तो ह्यूमन एक्टिविटी होगा, हम खुद जाएंगे और उनको निकाल के लाया जाएगा। मतलब खुद हम नहीं जाएंगे, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं जो उनको हैंडल कर सकते हैं, ये हुआ। तो उसके लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस जगह दे के छोड़ दिया, नहीं करना है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, हम लोगों को बताने होगा भाई तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसको नहीं करना। मतलब डायरेक्ट कान में बोलना होगा बे बाबा चंपक करने का। और कुछ स्ट्रिक्ट लॉज की भी जरूरत है ताकि जो भी इलीगल वेज में काम हो रहे हैं उनको रोका जा सके। इसी से रिगार्डिंग एक डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, जिसको हम कहते हैं डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है? ये इंटरनेशनल डे है फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ग्लोबल कोऑपरेशन, तो ग्लोबली भी एक साथ आना जरूरी है लोगों को। एग्जाम्पल है वो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अंडर द रमसर कन्वेंशन। ये चीज है, कुछ चीज है जैसे बर्ड्स तो मेनली यहाँ से वहाँ घूम ही रहे हैं ना, तो सब जगह लोगों को वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से कंट्री टू कंट्री कनेक्शन बनाना होगा। जब मेरे पास है तो वहां देख, तेरे पास है तो वहां देख, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रोल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो क्या बायोडाइवर्सिटी हमारे नेचर में रोल प्ले कर रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा क्लाइमेट रेगुलेशन, वो आपका हैंडल कर रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट एंड ओशन एक्ट एट कार्बन सिंक्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, ये रिड्यूस करता है, हम निकालते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। वेजिटेशन इन्फ्लुएंस होता है, जिससे रेनफॉल, बारिश का एक इम्पैक्ट बहुत है। रेनफॉल मानसून नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत होगा। फूड सिक्योरिटी होता है यहाँ पे, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, लिव स्टॉक एंड मैरीन रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स इंश्योर रेजिलियंस टू पेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, ये भी है, ठीक है? आगे देखो कुछ और, जैसे कि सोर्स ऑफ मेडिसिन भी हमारा मिलता है कुछ ऐसे स्पेसीज प्लांट में, जिससे हमें बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स प्लांट्स हमारे पास एनिमल से मिलेंगे सोर्स। एग्जाम्पल क्यूनाइन, जैसे कि मलेरिया ट्रीटमेंट होता है इससे, जो हमें मिलता है चिनकोना एंड एस्पिरिन से, ठीक है? इकोनॉमिक वैल्यू भी है, सपोर्ट इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड टूरिज्म। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट,
अट्रैक्ट इको टूरिज्म, जनरेटिंग इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो एक तरह का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऐसी जगह मान लो जहाँ पे पर्टिकुलर कुछ एरिया में एनिमल्स को रखा गया है, उनको कंजर्व करके रिजर्व करके, और उस एरिया में टूरिज्म का एक पूरा इन्वायरमेंट बनाया गया ताकि लोग, जैसे जू एक जगह है तो जू में लोग जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, मिनिमम फी दे रहे हैं पूरे विजिट करने के लिए। तो उससे क्या है, जो एनिमल्स वहां पर है उनके लिए भी एक खर्च निकल पा रहा है पूरा उनका ट्रीटमेंट का, उससे उनको ब्रीडिंग का, उनके फूड का। तो ये भी एक काफी अच्छा सोर्स है। कल्चर एंड एस्थेटिक वैल्यू, तो ये आप पढ़ सकते हो। इंस्पायर आर्ट, लिटरेचर एंड ट्रेडिशन इन वेरियस कल्चर, contributes to mental well-being through nature appreciation and recreation। ठीक है। अभी यहाँ पे तीन आपके हमारे पास प्रोग्राम्स है, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स फॉर स्पेसीज। एक टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या किया गया, इनके लिए कब शुरू हुआ, ये डिटेल आपको याद रखनी है। टाइगर, पांडा एंड राइनोसोरस, ये तीन कर लो, तीन में कोई ना कोई एक इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्रोटेक्शन टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू हुआ था 1973 को, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप में 1973 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था। पहला, मेंटेन अ वायबल टाइगर पॉपुलेशन फॉर इकोलॉजिकल एंड कल्चरल बेनिफिट्स। दूसरा, प्रिजर्व हैबिटाट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज नेशनल हेरिटेज, क्योंकि नेशनल मतलब भाई हमारे देश में है तो उसको बचा के तो रखना ही पड़ेगा। क्या क्या मेजर्स लिए गए इसके लिए? पहला मेजर लिया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया रिक्लेम्ड लैंड में, एंड रिस्ट्रिक्शन किया गया वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को। जहाँ पर टाइगर ऑलरेडी अच्छे खासे क्वांटिटी में वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए, नेशनल पार्क या रिजर्व फॉरेस्ट तौर पर उसको रिजर्व कर लिया गया, ह्यूमन एक्टिविटी को रोक दिया गया। दूसरा, हैबिटाट इंप्रूवमेंट थ्रू रिफॉरेस्टेशन एंड वाटर डेवलपमेंट, वहाँ पे वाटर का सुविधा हो उसके लिए डेवलपमेंट किया गया ताकि वाटर वहाँ मिले। एंड रिफॉरेस्टेशन अगर अच्छे से कर लिया जाए, फॉर पेड़ पौधे और लगाए गए ताकि उनको भाई जंगल वाला फील आए। तीसरा, एड्रेसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स बाय रीलोकेटिंग विलेजेस नियर टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व के आसपास जो लोग रह रहे हैं, लोकल लोग, उनके साथ ही बातचीत की, उनको भी समझाया गया ताकि उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ में कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। गांव पास में जंगल भी है तो कभी कभी गांव के लोग जंगल से जा रहे हैं तो वहां पे एनिमल हमला कर देता है, उसकी वजह से अब बचाव बचाव के लिए तो इंसान हमला करेगा ही, तो वहां पे किसी न किसी को नुकसान होता है। तो कई बार झुंड में जा रहे हैं लोग गांव के सेफ्टी के लिए, तो कई बार मार दिया जाता था शेरों को, तो उसके लिए भी यहाँ पर स्टेप्स लिए गए। उसके बाद स्टैब्लिशिंग एंटी पॉचिंग मेजर एंड टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। एंटी पॉचिंग, जो शेरों को मार करके पकड़ करके उनके उनका खाल बेच देते थे, उनको उनके लिए भी लॉज वगैरह बनाए गए। एग्जाम्पल हमारे पास है सुंदरबन एंड बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में ही है, कान्हा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में। इम्पैक्ट हुआ इसका, टाइगर पॉपुलेशन हमारा देखो फ्रॉम 1973 में 1200 के आसपास था, और 2018 में ये हो गया 2900 के आसपास। तो इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है, डबल से भी ज्यादा हो गया, ये उनकी आबादी बढ़ गई। ठीक है, आगे देखो। अब हमारे पास है राइनोसोरस। राइनोसोरस तो पता है आपको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं इसको। तो राइनोसोरस जो था, ये प्रोग्राम शुरू हुआ 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? अचीव अ वाइल्ड पॉपुलेशन एटलीस्ट 3000 वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब एक सींग वाला जो हमारे पास गेंडा है जो राइनोसोरस, उसका भाई एटलीस्ट 3000 स्पेसीज तो रहे, 3000 पीस तो वो रहे पॉपुलेशन में। प्रोटेक्टेड एरियाज बाय 2020। तो मेजर क्या टेकन लिया गया इसमें? ट्रांसलोकेशन किया गया राइनोसोरस का फ्रॉम ओवर क्राउडेड एरियाज टू न्यू हैबिटाट, जो ओवर क्राउडेड था पहले से, अभी या फिर और एलिमेंट्स थे या फिर ह्यूमंस की एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, तो उनको उठाया गया और कहीं और लेके गया गया। ठीक है। दूसरा, इनहेंस्ड पेट्रोलिंग टू प्रिवेंट पोचिंग। पेट्रोलिंग की गई यहाँ पे पोचिंग के लिए, राइनोसोरस को ही मार करके उनका जो सींग है उसको भी बेचा जाता था, एंड उनकी खाल भी बहुत मोटी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, उसको भी छील करके बेचा जाता है। तो इम्प्रूव ब्रीडिंग टेक्निक्स एंड हैबिटाट मैनेजमेंट, वहां पे भी इम्प्रूवमेंट लाया गया। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से थे देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड पावोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में, जल्दापाड़ा एंड गोरुमारा नेशनल पार्क जो कि हमारे वेस्ट बंगाल पे। रोल एज एन अम्ब्रेला स्पेसीज, क्या तो राइनोसोरस इन्फ्लुएंस द हैबिटाट फॉर अदर स्पेसीज, क्रिएटिंग गेजिंग लॉज एंड डिस्पर्सिंग सीड्स ग्रोथ। कंजर्वेशन ऑफ राइनोसोरस सपोर्ट्स टू द इकोसिस्टम एंड अदर डिपेंडेंट स्पीशीज। तो ऐसे नहीं कि उनको
कंजर्व करके सिर्फ यही हुआ, तो उनको कंजर्व जब किया गया उसको तो कुछ छोटे छोटे दूसरे स्पेसीज को भी ग्रोथ मिला और ज़्यादा डेवलप होना, तो ये भी चीज़ अच्छी बात थी। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी होगी अच्छे से, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, 3 ही बताया भाई, 3 को ही कर लो अच्छे से, हो जाएगा। आगे देखो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। तो क्रोकोडाइल क्या था, पांडा। हमारे पास ये था, सॉरी क्या, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। तो ये है एक यूएनडीपी या फिर एफएओ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था, जो कि 1975 पे शुरू हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एड्रेस द डिक्लाइन इन क्रोकोडाइल पॉपुलेशन थ्रू ब्रीडिंग एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। प्राइमरी फोकस स्पेसिस क्या था इसमें, पहला घड़ियाल, जिसको हम लोग बोलते हैं घड़ियाल, जिसका साइंटिफिक नेम है गैबियलिस गैगेंटिकस। इंडेंजर्ड स्पेसिस था, फाउंड मिला ये नॉर्थ इंडियन रिवर्स पे। ठीक, दूसरा था इस्चुरिन क्रोकोडाइल्स, ये मिला हमारा डेल्टाइक रीजन जैसे कि उड़ीसा एंड अंडमान में। तीसरा मगरमच्छ, जिसको हम लोग बोलते हैं मगर क्रोकोडाइल, तो ये हो गया वाइड स्प्रेड बट वल्नरेबल। तो ये 3 तरीके के खास उनको लिया गया और उनको रिजर्व किया गया बचाने के लिए। क्या मेजर्स लिए गए थे आप देख सकते हैं। कलेक्टिंग एंड इंक्यूबेटिंग विल्ड लेड एग्स फॉर सेफ हैचिंग एंड रीयरिंग। तो जो विल्ड लेड एग्स था, जो अंडे पहले से दे दिए थे उन लोगों ने, उनको ही ले जा करके उठा करके पहले प्रोटेक्टेड एरिया पे अच्छा खासा इन्वायरमेंट में रखा गया, ताकि वो लोग सेफ तरीके से नया जो भी उनका स्पेसी जो भी नया बच्चा आ रहा है जैसे अच्छा इन्वायरमेंट में पैदा हो सके। इस्टेब्लिशिंग क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड सेंचुरीज इन उड़ीसा। ठीक है, यहाँ देख लो सेंचुरीज का नाम क्या है। देन प्रोमोटिंग कैप्टिविटी ब्रीडिंग एंड रिसर्च ऑन हैबिटाट नीड्स एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे भी रिसर्च किया गया किस तरीके से और अच्छे से ब्रीडिंग उनको दिया जा सके ब्रीड करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, crocodiles are keystone species that regulate prey population and maintain ecological balance। देखो जितना भी एनिमल्स नेचर में है ना, हमें लगता है कि हमें कोई अगर नहीं रहेगा तो चलेगा, बट ऐसा नहीं। हर एक एनिमल्स का एक पर्टिकुलर रोल है, एक पर्टिकुलर रोल वो प्ले करते हैं, तभी वो अर्थ पर हैं, उनका होना जरूरी है। ठीक है, वही उनका इकोलॉजिकल बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दे क्रिएट एक्वेटिक हैबिटाट्स एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर इकोसिस्टम। अगर नहीं होगा तो फिर ये जो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में, और मेनली एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में, तो वो कौन करेगा, हम तो जाके कर नहीं सकते। वो जरूरी है। आगे देखो, अब लास्ट एक टॉपिक हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम लाइक द सुंदरबन। सुंदरबन का जो इकोसिस्टम उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो हमें यहाँ पे समझना है। पहला तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कर ही दिया हमने, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, यानी कि अर्बनाइजेशन एंड एक्सपेंशन हुआ ह्यूमन सेटलमेंट के थ्रू। तो इनरोच अपॉन मैंग्रोव फॉरेस्ट, टोटली हमने जंगलात ही काट दिए बहुत सारा। इलीगल डिफॉरेस्टेशन हुआ एग्रीकल्चर फायरवुड और श्रिम्प फार्मिंग के लिए, तो उससे क्या हुआ, फॉरेस्ट कवर टोटली खत्म हो गया और बहुत ज़्यादा जो जानवर थे वहाँ पे स्पेसिस, तो उन लोगों ने अपना घर को खो दिया। पॉल्यूशन हमने किया, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हमने वहाँ पे फेंकना शुरू किया, जिससे एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हुई। हाइड्रोकार्बन कंटेमिनेटिंग जो थे हमारे डिस्ट्रॉयड कर दो, माइक्रोफ्लोरा एंड डिस्ट्रप्टा एक्वेटिक फूड चेन, सबका सब तबाह बर्बाद कर दिया हमने। तीसरा ओवर एक्सप्लोटेशन किया हमने रिसोर्सेज का, एक्सेसिव फिशिंग किया गया सुंदरबन के इलाके में, जिससे फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिप्लेट हो गया। एंड पोचिंग एंड इलीगल हंटिंग तो हुआ ही, वहाँ पे टाइगर कैसे, रॉयल बंगाल टाइगर तो सुंदरबन के एरिया में ही मिलता है, वो लोग भी चले गए। ये चीज है। ठीक है, आगे देखो। देन क्लाइमेट चेंज एंड रेजिंग सी लेवल, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल तो बढ़ रहा है, और इससे जो हमारा सुंदरबन का एरिया जो आइलैंड्स है वो पानी में डूबता चला जाए। इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे सैलिनिटी, यानी कि पानी में नमक की क्वांटिटी बहुत बढ़ रही है, जिससे वहाँ पे जो सुंदरी प्लांट्स है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब नमकीन पानी से तो वो अपना कर नहीं सकते। इसी तरह हमने देखा था एडेप्टेशन वाले पार्ट लाइफ साइंस में, वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से जो सुंदरी प्लांट्स है सुंदरबन के एरियाज में, वो अपना जो रूट्स है, वो रूट्स को जमीन के ऊपर ला रहे हैं और उन पे स्पोर्स बनाए, ताकि एक्स्ट्रा सैलिनिटी को वो हैंडल कर सके। सोच लो किस हद तक हमने ला के छोड़ दिया इन लोगों को। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में देख लो, कन्वर्जन ऑफ मैंग्रोव एरियाज इनटू एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अब क्या बताऊं, एक ही चीज तो है हमारे पास, फ्रेश वाटर क्राइसिस भी हुआ, पढ़ लो यार। लास्ट स्लाइड भी उसी के बारे में, ये पूरा आप पढ़ लो।
नेचुरल कैलामिटीज जो कि हमारे ह्यूमन एक्शंस की वजह कर हुआ है, श्रिंकिंग प्रेपेडर्स एंड सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड सब पर। अब इतने सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, 9 पॉइंट्स आपको एग्जाम में आएंगे, एटलीस्ट 6 पॉइंट लिख के आना। और अगर अच्छा हो 7 पॉइंट अगर लिख सकते हो लिखना, बट एटलीस्ट 6 पॉइंट जरूर लिखना, क्योंकि 5 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन इस बार फिर आने के चांसेस हैं इस बार भी, ठीक है, ये चीजें। ओके, तो यहाँ पर हमारा टोटली खत्म हो चुका है चैप्टर 5। जो पॉल्यूशन सॉरी पॉपुलेशन वाला जो बात था उसको, तो उसमें कुछ है नहीं, मैंने अभी पूरा ओवरव्यू लिया है टॉपिक का, जब हमने ब्रेक लिया था छोटा सा बीच में, तो उसमें उतना कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए। उसको अगर हम छोड़ भी देते हैं तो भी हमारा यहाँ पर चलेगा, ठीक है। ओके, बाकी ये आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ये मैं पूरा स्लाइड आपको शेयर कर दूँ। नेटिलिटी बर्थ रेट हो गया, जो तो ओवर एक्सप्लोटेशन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवरऑल अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो यही आएगा कि भाई एक्सेसिव पॉपुलेशन से क्या नुकसान हो रहा है नेचर में। तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, आप पॉपुलेशन को उससे रिलेट करना, लिख देना। एक्सेसिव पॉपुलेशन को आप जो पॉल्यूशन है जो हमने पढ़ा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड जो हमारा था क्या था, नॉइज पोल्यूशन, वहाँ रिलेट करना, लिख देना, बहुत ईजी लिखना। एक्सेसिव पॉपुलेशन जब हो रहा है तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या क्या लॉस हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमने देख लिया। एक तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है, और दूसरा बायोडाइवर्सिटी में भी हेवी लॉसेस हो रहे हैं। तो वहां से कोई भी सवाल अगर आता है तो इसलिए उसको टैकल कर लोगे, जितना टॉपिक हमने अभी तक कवर अप कर लिया है। बाकी मेन जो टॉपिक था हमारा वो यही सब था। चैप्टर 5 में मेनली 3 एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया। एक हमारे पास था, क्या बताओ, पहले तो टाइगर के बारे में हमने चर्चा की, फिर पांडास, वो पांडास नहीं, राइनोसोरस एंड क्रोकोडाइल, इन 3 के बारे में कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक ओवरऑल 2 आवर्स का लेक्चर हुआ होगा, जो कि ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप देख लोगे। इसके बाद एक चैप्टर 1 सिर्फ हमारा बच जाता है, उसको भी मेरी कोशिश रहेगी या तो 22 के आसपास उसको अपलोड कर देने का। फिर उसके बाद हम मैथ्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक वीडियो आएगा अभी जिसमें मैं लास्ट का जो आपके पास 15 दिन बच रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को 0 से 90% तक बूस्ट कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉपर एक लॉजिकल और एक प्रैक्टिकल गाइड बताया जाएगा। वो कोई फालतू की बातें मैं नहीं करूंगा, ये करो वैसे कुछ नहीं होता ना, ठीक है। एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल रोड मैप आपको दूंगा, जिसको फॉलो करके आप अगर आप फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप अपने मार्क्स को जितना अभी जिस लेवल पर हो उसके 1.5x पे आप बूस्टअप कर दोगे, ठीक है। चलो वो जब वीडियो आएगा तब देख लेना। और फिलहाल आज की वीडियो मुझे तो इजाजत, थोड़ा गला में खराश हो गया इतनी देर से बोलते बोलते, और उम्मीद है आवाज मेरी लो नहीं हुई कभी कहीं पे भी, एनर्जी सेम रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाजत, अलविदा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।